हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको हम लोग पूरा जो है अच्छे से यहाँ पर में देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में आप लोगों के पूछे गए हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर में देखने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। सभी को गुड मॉर्निंग। और चलिए जल्दी से हम लोग हमारा जो आज का सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं हम लोग, जो भारत के अंदर में एक भसड़ मची थी। देखिए 1857 का जो विद्रोह है, ठीक है, एक्चुअल में फ्रेंड्स ये एक पहला ऐसा विद्रोह माना जाता है जो संगठित रूप से एक बड़े इलाके के अंदर में किया गया था। ठीक है, एक बड़े इलाके के अंदर में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक विद्रोह। ठीक है, तो इसी वजह से कुछ लोग इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। स्वतंत्रता का प्रथम जो है युद्ध भी इसको कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध भी कहते हैं इसको। सबसे पहले स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसने कहा था सबसे पहली बार? उसके बाद में तो काफी सारे लोगों ने कहा, पहली बार इसको स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसने कहा था? तो स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा था इसको वीडी वीडी सावरकर ने। ठीक है, वीडी सावरकर ने इसको कहा था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने इसको कहा था। ओके, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। वीडी सावरकर स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध के रूप में इसको कहा था इन्होंने। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हम लोग करने वाले हैं आज पूरा का पूरा। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको कहते हैं। कई सारे लोग इसको केवल इंडियन म्यूटिनी, ठीक है, भारतीय विद्रोह या फिर सैन्य विद्रोह भी इसको कहते हैं भारतीय इतिहासकार। लेकिन अगर अंग्रेजी इतिहासकारों की बात करें तो अंग्रेजी इतिहासकार इसको जो है ये मानते हैं कि भाई ये कोई बड़ा विद्रोह नहीं था, केवल और केवल जो है सिपाही विद्रोह था। ये एक कुछ सिपाही थे जिन्होंने विद्रोह किए, इसमें भारतीय लोगों का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, केवल और केवल सिपाहियों का जो है इसके अंदर में हाथ था, ये इन लोगों का यहाँ पर में कहना है। ठीक है, किसका कहना है यहाँ पर में? ब्रिटिश इतिहासकारों का, जो अंग्रेज इतिहासकार है उनका। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार है उन लोगों का मानना है कि नहीं भाई, ये आजादी की पहली लड़ाई थी, जनमानस के अंदर में ये जो है फैल गया था पूरा का पूरा आंदोलन। ठीक है, अब देखिए जब ये विद्रोह हुआ आप लोगों का 1857 का, तो उस समय में भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। जब ये विद्रोह हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, गवर्नर जनरल कौन थे उस समय में? लॉर्ड कैनिंग थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय में? विस्काउंट पाल्मरस्टन। ठीक है, विस्काउंट पाल्मरस्टन। ये दो पॉइंट आप लोगों ने याद रखने एक्स्ट्रा के। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, और ब्रिटेन के उस समय में प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पाल्मरस्टन जब 1857 का विद्रोह हुआ। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी? हमने देखा कि कई सारे लोग इसको जो है पहला फर्स्ट आजादी की लड़ाई मानते हैं, आजादी की पहली लड़ाई। ठीक है, कुछ जो ब्रिटिश इतिहासकार है उनका बोलना है कि नहीं, आजादी की लड़ाई वगैरह नहीं थी, कुछ केवल सिपाही थे जिन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। उसके बाद में हमने देखा कि कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग, उस समय में भारत के वायसराय थे। और पाल्मरस्टन जो है आपके, वो क्या थे? वो जो है ब्रिटेन के, ठीक है, प्रधानमंत्री थे उस समय में। ओके, अब यहां पर में 1857 के विद्रोह के वैसे तो बहुत सारे कारण थे फ्रेंड्स, बहुत सारे कारण थे। और ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटेन के ये 1857 के विद्रोह के पहले जो है भारतीय लोगों ने कहीं पे विद्रोह नहीं किया। एक मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं, जस्ट समझ लो एक चीज आप लोग। ठीक है, वेल्लोर नाम की एक जगह है, वेल्लोर। ठीक है, ठीक है, वेल्लोर नाम की जगह है, ये उस समय में पड़ती थी फ्रेंड्स मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास में। ये याद रखना है आप लोगों ने। 1806 में यहां पर में, ठीक है, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था 1806 में। तो वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था? तो वेल्लोर का विद्रोह 1806 में हुआ था मद्रास के अंदर में। तो ये 1857 के विद्रोह के पहले की भी घटना का एग्जाम्पल है कि भाई 1857 के पहले भी घटनाएं हुआ करती थी अंग्रेजों के खिलाफ, बट अंग्रेज उस विद्रोह को बहुत आसानी से दबा देते थे। ठीक है, ओके, बहुत ही आसानी से दबा दिया करते थे। लेकिन ये 1857 वाला जो विद्रोह हुआ, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। इसमें कारण क्या था? वैसे बहुत सारे कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था, एकदम जो इमीडिएट कॉज था? एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्लैक ब्रास करके एक उनकी बंदूक हुआ करती थी पहले, लोहे की बंदूक हुआ करती थी। उस बंदूक से ढाई ढाई आप लोगों को जो है वो करना होता था, गोलियां चलानी होती थी। लेकिन थोड़ी एडवांस वाली जो है इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, बंदूक लेकर आए, जिसका नाम था यहां पर में आप लोगों का एनफील्ड राइफल।
क्या नाम था उसका? एनफील्ड राइफल, न्यू एनफील्ड राइफल। ठीक है, ये एनफील्ड राइफल जो है क्या किया गया, ठीक है, दिसंबर 1856 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, ये याद रखना प्लीज आप लोग, एनफील्ड राइफल को कब इंट्रोड्यूस किया गया? मैक्सिमम लोग आंसर लगा के आते हैं 1857। अरे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, ठीक है, दिसंबर 1856 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं जब इसकी तैयारी जो है यहां पर मैं इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती थी, जानी थी सिपाहियों को, ड्रिल जिसको बोलते हैं। कई सारे सिपाहियों के बीच में अफवाह फैल गई कि भाई इसका जो कार्ट्रेज है, ठीक है, जो रिफिल होता है उसका, ठीक है, उसके पैकेट के ऊपर में, ठीक है, गाय और पिग की चर्बी लगी हुई है, चर्बी लगा हुआ है। अब ये हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ कि कैसे होता था ये आप लोगों का, ये बंदूक कैसे थी। देखो ये है बंदूक आपकी एनफील्ड राइफल। अब बंदूक चलाना नहीं सिखा रहा उस आप लोगों को, नहीं तो बोलोगे कि दानिश सर, ठीक है, बस बंदूक उठाना ही सिखा रहे हो आप करके। अभी अतुल प्रसाद जी ने कुछ भी किया तो अब तो बंदूक चलाना भी सीख गए हम एनफील्ड राइफल को। वैसा भी पुरानी हो गई एनफील्ड राइफल, तुम लोग गोली भरते रह जाओगे, कोई मार के चला जाएगा तुमको। ठीक है, लेकिन उस समय की सबसे एडवांस बंदूक थी ये एनफील्ड राइफल। देखो यहां पर में ये है बंदूक। अब इस बंदूक में क्या था कि इसमें ना आप लोगों को ये कार्ट्रेज होता था, ये रिफिल जिसको बोल सकते हो आप लोग, कार्ट्रेज। ठीक है, इसमें ऐसा मुंह से इसको फाड़ना होता था, ऐसा मुंह से फाड़ना होता था, क्योंकि दांत से ही कटेगा, आपके हाथ से नहीं कटेगा, वो दांत से ऐसा काटना होता था, नहीं तो जेब में जो है वो लेकर घूमो आप, चाकू वाला। ठीक है, तो एंड टाइम पे तो मुंह से ही फाड़ना होगा भाई। ठीक है, तो मुंह से फाड़ो उसको। उसके बाद में ये जो इसके अंदर में है ना, पूरा का पूरा गन पाउडर और छर्रा होता था एक। ठीक है, उसको क्या करो आप, बुलेट को और गन पाउडर को पूरा का पूरा इसके अंदर में डाल दो, और एक डंडा है उसको ठूसो उसके अंदर में, और फिर ऐसे गोली चलाओ यहां पर में। ठीक है, ओके, ऐसा आप लोगों को क्या है, उसको ठूसना है डंडे से और फिर गोली चलाना है। मेन दिक्कत हो रही है यहां पर में, ये यहां पर में आप लोगों को यहाँ मुंह से जो फाड़ना है उसमें, क्योंकि ये जो कार्ट्रिज है इसके ऊपर में ऐसा बताया जा रहा था कि ये कार्ट्रिज को सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर में चर्बी लगाई गई थी ताकि वो खराब ना हो। तो एनफील्ड राइफल जो थी आप लोगों की, उसके कार्ट्रिज के ऊपर में, ठीक है, काव और पीक का फैट या फिर उसका ग्रीस लगा हुआ था। ठीक है, फैट को ग्रीस के रूप में चिकनाई लगाई गई थी ताकि वो खराब ना हो। अब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तरह के जो सिपाही थे उन्होंने ड्रिल करने से मना कर दिया, मतलब प्रैक्टिस करने से मना कर दिया। ठीक है, तो उनमें से एक थे मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे बेसिकली फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा, बंगाल में 34वें नंबर की जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 34वें नंबर की। ठीक है, इतना करते करते पहले अपना काम तमाम हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा एडवांस थी नहीं, बाकी सामने वालों के पास में तो उससे भी खराब वाली बंदूकें थी। ठीक है, तो 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34th सभी लोग लिखेंगे, हर कोई बच्चा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, एक्चुअली में क्या होता है ना, सेना को अलग अलग इन्फेंट्री में बांटा जाता है, अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाता है। फिर ये इन्फेंट्री जो होती है उसको अलग अलग कंपनीज में बांटा जाता है, अलग अलग छोटी छोटी जो है 20-25 लोगों की कंपनी होती है। ठीक है, तो 34th नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, अगर मैं आप लोग जानना चाहते हो तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में भी 5वें नंबर की जो कंपनी थी उसका सदस्य था ये। लेकिन आज तक मैंने क्वेश्चन नहीं देखा जिसके अंदर में 5वें नंबर की कंपनी पूछा हो। ठीक है, तो 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री याद रखो, अगर कभी पूछ ले, ठीक है, किसी एक आध एग्जाम में, या एग्जामिनर भूल जाए पूछना, तो आप एग्जामिनर को बता देना कि भाई ये भी तो पूछा कर यार, हमको पता है 5वें नंबर की कंपनी थी। 34वीं इन्फेंट्री की 5वें नंबर की कंपनी। इन्फेंट्री बड़ी होती है, उसको छोटी छोटी कंपनीज में बांटा जाता है, 25-30 लोगों का जो ग्रुप होता है उसको कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो बैरकपुर के अंदर में ये 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री प्लेस थी, वहां पर में उसको रखा गया था। बैरकपुर कहां पर में, बंगाल में। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद नाम की जगह जो है ना, वहां पर में आप लोगों को मिलेगा, आज का मुर्शिदाबाद जो है उसके पास में बैरकपुर नाम की जगह है पश्चिम बंगाल में। ये मंगल पांडे जो थे, ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई यार ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये जो बंदूक आप लोग हमसे करवा रहे हो, ये यूज करवा रहे हो, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कार्ट्रिज यूज करने से मना कर दिया। जब दबाव बनाया गया कि भाई नहीं आपको ये यूज करना है, ठीक है, तो उस समय के जो एडजुटेंट लेफ्टिनेंट थे उनके, मतलब उनके जो ऑफिसर थे वहां पर में, जो कमांड कर रहे थे, जो ड्रिल करवा रहे थे, ठीक है, हेनरी बो। देखो इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, इसको या तो हेनरी बो बोल सकते हो या हेनरी बाघ भी बोल सकते हो। देखो दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, ये जो बो है उसको। ठीक है, ये कई जगह पे जो इसका
जो है आप लोगों का जो ट्रांसलेशन है वो बौ बौ भी है, ठीक है, और कई जगह पे इसको बाघ भी लिखा जाता है, बाघ, कई जगह पे इसको लिखा जाता है बाघ, ठीक है, बाघ, लेकिन एक्चुअल ट्रांसलेशन इसका बौ है, बौ बौ, ठीक है, बाऊ, ऐसे। लेकिन आपको पता ही है हमारे एग्जामिनर लोग तो गूगल ट्रांसलेटर लेकर बैठते हैं वो लोग, ठीक है, तो वो बॉ है, वो हेनरी बॉ, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि एग्जामिनर्स लोग और बुक्स वगैरह के अंदर में कई जगह पे बाघ लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो भी बोला जाए आप लोग समझ जाना, उसको कोई इशू नहीं है, हेनरी याद रख लेना बस आप लोग। उनको गोली मार दी और 2 अधिकारी थे, ठीक है, वो लोग घायल हो गए। ये घटना घटी थी 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, ठीक है, खुदकुशी करने की भी कोशिश की, मतलब कि उन्होंने खुद को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो घायल हो पाए, सिर्फ घायल हुए, वो मरे नहीं, तो उनको पकड़ लिया गया उससे पहले, ठीक है। अब 29 मार्च 1857 को इन्होंने क्या किया कि गोली मारी थी उन्होंने, ठीक है, 29 मार्च 1857 को इनको फांसी देने का फैसला किया गया कि 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाएगी। कौन सी तारीख को दे दी जाएंगी? 18 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाएगी। बट इनसे रहा नहीं गया, तड़प ही ऐसी है ना इन लोगों की, अंग्रेजों की, हमारे को मारने की, ठीक है। तो 18 अप्रैल 1857 को फांसी देनी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको प्रीपोन कर दिया, क्योंकि इनको अंदेशा था कि मंगल पांडे को बचाने के लिए विद्रोह हो सकता है करके। तो 8 अप्रैल को ही इनको फांसी दे दी गई, 1857 को। तो 8 अप्रैल को फांसी दी गई, ये याद रखना। 18 को होनी थी, 10 दिन पहले प्रीपोन कर दिया फांसी को, 18 अप्रैल को होनी थी। तो कभी अगर पूछ ले कि कौन से तारीख को होनी थी फांसी, तो 18 अप्रैल को होनी थी, लेकिन 8 अप्रैल को दे दी गई फांसी, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब यहां पर मैं ये एक चीज हो गई कि भाई आप लोगों का बंगाल 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने जो है गोली चला दी। अब यहां से भी लेकिन हम लोग जो है 1857 के विद्रोह की शुरुआत नहीं मानते, ठीक है। हम बोलते हैं कि पहली गोली यहां चली, लेकिन शुरुआत अभी भी हुई नहीं थी, ठीक है, अभी भी 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई नहीं। मैं बस एक चीज आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से कभी पूछ ले कि बैरकपुर के अंदर में, ठीक है, जो ड्रिल करा रहा था, जो प्रैक्टिस करवा रहा था, तो वो लेफ्टिनेंट कौन था? हेनरी बो था। लेकिन उस पूरी की पूरी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का बैरकपुर के अंदर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो वो था लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हियर से, ठीक है। हियर से जो था वो कमांडिंग ऑफिसर था इन लोगों का, पूरा सा का पूरा बैरकपुर के अंदर में कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हियर से, जॉन बेनेट हियर से। ये बहुत रेयर चांस है आने का इसका, लेकिन फिर भी कभी अगर बोल दिया जाए तो हियर से आप लोग सुन के रख लो, ठीक है, आप लोग ऐसा समझ लो कि जस्ट हियर से, ठीक है जी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं दूसरी वाली की, क्या हुआ कि 9 मई 1857 की बात है, अभी भी कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। 29 मार्च 8 अप्रैल को इनको फांसी हो गई। 9 मई 1857 को मेरठ के अंदर में, ठीक है, मेरठ नाम की जो जगह है, आज उत्तर प्रदेश में है मेरठ, वहां पर में 85 सोल्जर्स थे जिन्होंने मना कर दिया कि हम ये वाली राइफल को यूज नहीं करेंगे। उन्होंने जो है प्रैक्टिस करने से मना कर दिया। अंग्रेजों को आया गुस्सा, ठीक है, उन्होंने उसी दिन मुकदमा चलाकर 85 जो सिपाही थे उनको 10 साल की जेल में डाल दिया। 10 साल जेल की सजा सुना दी इनको। बोला कि आप लोगों को 10 साल जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि आपने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, ठीक है। अब इन लोगों को जेल में डाल दिया, 85 लोगों को। अब जो बाहर साथी थे, जो लोग क्योंकि 85 लोगों को ही डाला था ना, बाहर तो और भी बहुत सारे सिपाही थे, तो जो सिपाही बाहर थे उन लोगों ने क्या किया, अगले ही दिन 10 मई 1857 को जो है जेल गए। वो लोग जेल के अंदर में, मेरठ जेल के अंदर में गए, ठीक है। वहां पर में जो दूसरे अंग्रेज सिपाही थे उन लोगों से हथियार उथियार छीन लिए पूरे के पूरे, ठीक है, उन्हीं को जेल में बंद कर दिया और अपने साथियों को छुड़ा लिया। यहां से फ्रेंड्स मेरठ के अंदर में, यहां से आप लोगों के 1857 की विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। जब अंग्रेज जो भारतीय सिपाही थे इन्होंने अपने साथियों को मेरठ की जेल से छुड़ाया, ठीक है, ब्रिटिशर्स के ऊपर में अटैक किया, उनको जेल में बंद कर दिया और दिल्ली की तरफ में रवाना हो गए। तो 10 मई 1857 को मेरठ से जो है 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ये आप लोगों ने याद रखना है कब हुई थी, ठीक है, यहां लिख देते हैं हम लोग। यहां पर में देखो दो चीजें आप लोगों की, 85 जो सोल्जर्स थे, ठीक है, सोल्जर्स जो थे आप लोगों के, उन लोगों को, ठीक है, 10 साल की जेल जो हुई थी आप लोगों की, वो हुई थी आप लोगों की कब?
ठीक है, ये जेल कब हुई थी आप इनको हुई थी 9 को, 9th, ठीक है, मई। इसके अगले दिन 10th मई को, 10 मई को जो है इनको छुड़ाया गया जेल से, ठीक है, 10 मई को 85 लोगों को छुड़ाया गया, और यहां से जो है स्टार्ट माना जाता है 1857 का। तो अगर आप लोगों को बोला जाए कि 85 सिपाहियों ने ड्रिल करने से मना कर दिया और 10 साल की उनको सजा सुना दी गई, जो कि यूपी टीजीटी 2021 की एग्जाम में आया था कि 85 सिपाहियों ने ड्रिल करने से, प्रैक्टिस करने से कब मना कर दिया था। उसमें 9 तारीख भी थी एग्जाम में, ऑप्शन में, और 10 तारीख भी थी। एग्जामिनर ने जानबूझ के डाला था। मेरठ कहा है तो मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर में मिलेगा आपको, ठीक है, आज के। तो 85 सोल्जर्स जो थे, ठीक है, उनको 10 साल की सजा सुना दी गई थी 9 तारीख को, 9 मई को, और उसके अगले दिन जो है फ्रेंड्स, यहां पर में बाकी के सिपाहियों ने जेल पर हमला कर दिया था 10 तारीख को, और यहां से जो है विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। अब क्या होता है, 10 तारीख को वो लोग पैदल पैदल निकलते हैं दिल्ली की तरफ में। कहां पर में गए सिपाही? दिल्ली की तरफ में गए, और 11 बजे 11 मई को सुबह सुबह जो है दिल्ली पहुंच गए वो लोग। 11 मई को दिल्ली और मेरठ बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में दिल्ली से लगकर ही है वहां पर में आप लोगों का मेरठ। तो 11 मई को जो है फ्रेंड्स दिल्ली पहुंच जाते हैं सुबह सुबह। ऐसा कहा जाता है कि जब दिल्ली जागी तो दिल्ली जो है वो सिपाहियों की चहलकदमी से जागी। इतना सुबह सुबह तड़के जो है सुबह सुबह पहुंच गए वो लोग, और वो पहुंचे बहादुर शाह जफर के पास में। बहादुर शाह जफर से उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर, ठीक है, आप हमारे बादशाह हो, आप जिल्ले इलाही हो, आप जो है यहां पर में हमारे, ठीक है, नेता हो, आप हमारे लीडर हो, आप हमारे सब कुछ हो, ठीक है। बहादुर शाह जफर को भी एहसास हुआ होगा कि भाई ये लोग जो है ये तो ऐसी बात बोल रहे हैं, इनको भी पता ही है कि, ठीक है, इन लोगों को तो पता ही है कि भाई ये केवल नाम का राजा रह गया अभी। क्योंकि बहादुर शाह जफर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह की जो कीमत है ना, वो पेंशन से बांध कर रख दी थी बस, कि भाई सिर्फ सिर्फ दिल्ली में रहो, अपना मस्त पे की नाच गाना देखो, शायरी उरी सुनो, मुशायरा जमाओ, कुछ भी नहीं करना है। केवल नाम मात्र का राजा था ये, केवल नाम मात्र का राजा था। लेकिन फिर भी एटलीस्ट कम से कम था तो कोई सिंबॉलिक तौर पर। तो सिपाहियों ने इनको मनाया। बहादुर शाह जफर ने पहले शुरुआत में मना किया कि भाई नहीं, नहीं कर सकते करके, लेकिन फिर सिपाहियों के जोर देने पर बहादुर शाह जफर मान गए, और उन्होंने जो है अलग अलग जितने भी इंडियन स्टेट्स थे उन लोगों को लेटर लिखे कि चलो ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा करके, ठीक है, जो होगा अब देखा जाएगा, चलो लड़ते अंग्रेजों के खिलाफ। तो इन्होंने लेटर्स लिखे बहादुर शाह जफर ने। तो आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों से स्टेटमेंट वाले पॉइंट के अंदर में पूछा जाता है अक्सर कि बहादुर शाह जफर क्या एकदम से तैयार हो गया, अरे वाह मैं राजा बन जाऊंगा, मजा आ जाएंगी, ठीक है, नहीं, वो शुरुआत में विलिंग नहीं थे, वो उनको मजा नहीं आ रही थी, मतलब उनको नहीं चाहिए था यहाँ पर में, ठीक है। उनको चाहिए था कि भाई जो चल रहा है अभी चलने दो यार, अभी हम लोग अंग्रेजों से लड़ने की कैपेसिटी के अंदर में नहीं है। लेकिन जब सिपाहियों ने जोर दिया तो उन्होंने मान लिया, ठीक है। तो कई सारे जो लोकल लोग थे वो साथ में जुड़ गए बहादुर शाह जफर के, और वो लड़ाई के अंदर में सामने आए भी। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की म्यूटिनी को पहली बार किसी ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, ठीक है, स्वतंत्रता की पहली उपाधि दी थी, यहाँ पर मैं कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली उपाधि है, जल्दी बताइए। जी, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर मैं लगा दिया है। आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने जो है ये बुक लिखी थी 1909 में, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी। आजादी की पहली लड़ाई कहा था उन्होंने उसको। 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, इमीडिएट कॉज क्या था? वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन तात्कालिक एकदम एकदम जिसकी वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ वो थी फ्रेंड्स फसाद की जड़, एनफील्ड राइफल, ठीक है, एनफील्ड राइफल। इट्स जस्ट लाइक कि बहू और सासू माँ में बिल्कुल बहुत दिन से जमती नहीं थी, ठीक है, या फिर देवरानी और जेठानी में जमती नहीं थी, बहुत ज्यादा उनके अंदर में था कि भाई जो है एक दूसरे के प्रति घृणा थी, वगैरह वगैरह थी, ठीक है। एकाएक ये हुआ कि खाने में नमक कम हो गया, ठीक है, ससुर जी ने पूछा कि ये सब्जी किसने बनाई, और छोटी बहू ने तपाक से बोली ये बनाई ना दीदी ने, ठीक है, आपको तो पसंद ही नहीं के हाथ का आता है, खा लो अभी। बस इतना बोलना क्या था कि दोनों में हो गई लड़ाई और घर हो गया अलग अलग, बस। तो वो तात्कालिक कारण था, तो तात्कालिक कारण था नमक, ठीक है। इसके अंदर में क्या था? तात्कालिक कारण नमक था आप लोगों का, ओके। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल।
जो कि 1856 में इंट्रोड्यूस की गई थी। अदरवाइज इसके अलावा तो और भी बहुत सारी जो है बातें थी जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था आपका। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, यहां पर में ये बुक थी इनकी, तो किसने डिस्क्राइब किया था? वीडी सावरकर ने। देखिए फ्रेंड्स, और क्या कारण थे? वो तो तात्कालिक कारण था, एकदम से जो आराम से एक का एक, ठीक है, एकाएक जो कारण था जिसकी वजह से विद्रोह भड़क उठा, चिंगारी का काम किया उसने पेट्रोल में। बाकी के और कारण क्या थे? एक था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यापगत का सिद्धांत या हड़प की नीति भी इसको बोलते हैं। हड़प, हड़प की नीति, ठीक है, हड़प की नीति। हड़प की नीति के अंदर में क्या था फ्रेंड्स, कि अगर मान लीजिए कि कोई भारतीय शासक है, ये राजा है, ठीक है, अगर इस राजा का कोई भी अपना खुद का बेटा नहीं है, बेटा ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सन होना चाहिए, बेटा, खुद का बेटा होना चाहिए। अगर नहीं है, ये नहीं है, तो उस राजा का राज्य अंग्रेज लोग जो है क्या करेंगे? अपने हाथ में ले लेंगे। ब्रिटिशर जो है वो अपने हाथ में ले लेंगे, बोलेंगे कि ये राज्य अब हमारा है, हम किसी को और को राज्य लेने नहीं देंगे। दत्तक पुत्र, क्या होता है ना, कि मान लो कि रॉबिश कुमार जो है लेक्चर देखने में मेरा बहुत बिजी था, उसका पूरा लेक्चर निकल गया कि भाई क्या हो रहा है करके, अलग अलग फैसले आ रहे सुप्रीम कोर्ट के, क्या करूं क्या करूं क्या नहीं करूं। और रॉबिश कुमार की एक बहुत बड़ी रियासत थी, ठीक है, अब बेटा नहीं हो पाया उनका, मतलब बेटा नहीं है, मान लो कोई भी बेचारा बहुत बिजी था, ठीक है, इंसान, मतलब इतने सारे लेक्चर्स होते हैं, कितना कुछ करना होता है, ठीक है। तो अब रॉबिश कुमार को लगा कि नहीं, मेरी जो रियासत है, 600 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है मेरा, उस रियासत को किसको दूं? मैं तो एक गोद ले लेता हूं करके बच्चे को। लेकिन डलहौजी के अनुसार रॉबिश कुमार जो है क्या कर सकता है? गोद नहीं ले सकता बच्चे को, अपना खुद का बेटा उसका हो नहीं पाया, वो लेक्चर देखने में बिजी रह गया यहाँ पर में, ठीक है। तो ऐसा ही मान लो कि भाई अगर मान लो खुद का बेटा नहीं है, ठीक है, तो आप गोद लेकर जो है अपनी रियासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये लेकर आया था 1848 में, 1848 के अंदर में। और सबसे पहला इसका शिकार बना था फ्रेंड्स सातारा, ये याद रखना है आप लोगों ने। सातारा महाराष्ट्र के अंदर में जगह है, महाराष्ट्र में सातारा, ये इसका पहला शिकार बना था, महाराष्ट्र, ये याद रखना आप सभी लोग। महाराष्ट्र जो है सातारा में, सातारा पहला इसका शिकार बना। ऐसे कई सारे बने, उसी में से एक था रानी लक्ष्मीबाई का, रानी लक्ष्मीबाई की झांसी। देखिए एक्चुअली फ्रेंड्स क्या था कि राजा गंगाधर जो थे राव थे, राजा गंगाधर राव, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ आप लोगों को उसके बारे में, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बता दूं थोड़ा सा आप लोगों को? ठीक है, झांसी के बारे में, बेसिकली झांसी, ठीक है, झांसी आज जो है आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेंगे झांसी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर झांसी के बारे में बताऊं तो राजा गंगाधर राव थे, वहां के राजा थे, राजा गंगाधर, ठीक है, राव, राजा गंगाधर राव। उनकी पत्नी थी, ठीक है, मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका नाम था उसका, मणिकर्णिका, कर्णिका, ठीक है, बनारस से बिलोंग करती थी। बनारस के अंदर में मणिकर्णिका घाट भी एक आपको पता होगा, बनारस के अंदर में इन्हीं के नाम पर है, मणिकर्णिका। तो हुआ यू के गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, ठीक है, 1853 में। वैसे मणिकर्णिका और गंगाधर राव का एक बेटा हुआ था, बट अबोध बालक छोटे ही समय में मर गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी, छोटे ही समय में मृत्यु हो गई उसकी, ठीक है, तो कुछ हो नहीं पाया। अब यहाँ पर में राजा गंगाधर राव की जो है मृत्यु हो जाती है, तो अब रानी लक्ष्मीबाई करे तो करे क्या? तो उन्होंने एक बच्चा था उसको गोद ले लिया, दामोदर राव, ठीक है, एक बच्चे को गोद ले लिया जिसका नाम था दामोदर राव, दामोदर राव, इसको गोद ले लिया उन्होंने। ये गोद लिया हुआ बेटा था, उनका बच्चा था, गोद लिया, गोद लिया, क्योंकि अब कुछ लोग बोलेंगे सर गोद क्यों लिया भाई, अब पति की मृत्यु हो गई, अब क्या करेंगे, ठीक है, तो गोद ले लिया उन्होंने। और अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की कि भाई, ठीक है, प्लीज इसको राजा बना दिया जाए झांसी का। अंग्रेजों ने बोला नहीं, हमारी हड़प की नीति है, हमारी जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, जिसके तहत अडॉप्टेड बेटा जो है आपको अलाउड नहीं है कि हम अडॉप्ट किए हुए बेटे को या गोद लिए हुए बेटे को हम राजा घोषित करें। आपका खुद का पर्सनल प्राइवेट बेटा हो, ठीक है, जो राजा गंगाधर राव का ही हो तो बात करो, अदरवाइज आपकी झांसी हम ले लेंगे करके। तो दामोदर राव को उन्होंने बनाने से मना कर दिया। तो झांसी की रानी जो थी मणिकर्णिका, उसने बोला कि मैं 1 इंच, ठीक है, 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगी यहाँ पर मैं अंग्रेजों को। तो झांसी की रानी जो है वो नाराज थी, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके अलावा और क्या था, जैसे कि और भी लोगों को अंग्रेजों ने नाराज किया था। एक थे नाना साहेब, जो कि पेशवा बाजीराव दो के ये भी गोद लिए हुए बेटे थे, पेशवा बाजीराव दो। एक्चुअल में हुआ क्या था, इसकी भी स्टोरी है, ठीक है, हर
हर, ठीक है, किसी के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है, तो मैं बताता हूँ इसकी क्या स्टोरी है। आप लोगों को एक चीज और लगेंगी फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग बताना, मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को इससे कुछ आपके दिमाग में आया क्या। मैं पहले समझाता हूँ कि था क्या करके। नाना साहेब की क्या स्टोरी है। हुआ यूं था फ्रेंड्स कि 1818 के अंदर में, ठीक है, जो मराठा पेशवा थे उनको हरा दिया गया था। मराठा पेशवा जो थे उनको हरा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। आपको पेशवा के बारे में पता है ना, बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होंगी आप लोगों ने। आप लोगों को पता होगा कि पेशवा करके एक पोस्ट हुआ करती थी। धीरे धीरे अंग्रेज जो मराठा राजा होता था उसके हाथ से ताकत पूरी की पूरी पेशवा के हाथ में चली गई थी। तो पेशवा जो हुआ करते थे, ठीक है, उनके हाथ में पावर थी। तो बाजीराव दो, वो बाजीराव मल्लार नहीं है, बाजीराव तो वो तो बहुत महान थे। ये बाजीराव दो है, ठीक है, पेशवा बाजीराव दो। ये आखिरी पेशवा थे, इनको अंग्रेजों ने हरा दिया और बोला कि अब तुम्हारी पेशवागिरी खत्म, तुम लास्ट पेशवा हो। तुमको क्या करना है, तुमको पुणे से हम शिफ्ट कर रहे हैं कानपुर में। बिठूर नाम की जगह है, बिठूर। बिठूर कहां पर में ये जगह, कानपुर के पास में। कानपुर में बिठूर नाम की जगह, वहां पर में तुमको शिफ्ट कर रहे हैं। अब तुमको वही रहना है। हम तुमको क्या करेंगे, साल के 8 लाख रुपए की पेंशन देंगे, साल में 8 लाख रुपए देंगे। अब बाजीराव दो की मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स 1851 के अंदर में। अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो पेंशन थी, ठीक है, जो पेंशन थी उसको पहले तो धीरे धीरे कम किया, पेंशन को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दिया। और बाद में ये बोलकर मना कर दिया नाना साहेब को कि भाई हमने कम की है पेंशन, अब धीरे धीरे हम इसको क्या कर रहे हैं, अब हम इसको बंद कर देंगे। उन्होंने बंद कर दी पेंशन देना। क्या बोला उन्होंने नाना साहेब को, नाना साहेब, नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब, इनका एक्चुअल में नाम था धोंदू पंत। क्या नाम था इनका, धोंदू, ठीक है, धोंदू पंत नाम था इनका, धोंदू पंत, ठीक है। तो नाना साहेब को ये बोलकर पेंशन देने से मना कर दिया कि भाई आप तो उनके असली बेटे थे ही नहीं, आप तो उनके गोद लिए हुए बेटे थे, ठीक है, आप तो उनके गोद लिए हुए बेटे थे, तो हम आपको पेंशन नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे हम आपको। पेंशन बंद कर दी। नाना साहेब ने रिक्वेस्ट की। नाना साहेब ने जो है वो वहां पर में ब्रिटेन में अपने प्रतिनिधियों को भेजा कि भाई हमारी पेंशन चालू करा दो। बहुत रिक्वेस्ट की, माने ही नहीं अंग्रेज लोग, बिल्कुल माने ही नहीं, ठीक है। तो माने ही नहीं। 1818 में पहले उनकी पेशवागिरी खत्म कर दी बाजीराव दो की। बाजीराव दो जब तक जिंदा थे, ठीक है, तब तक उनको 8 लाख रुपए सालाना पेंशन मिलती थी। जैसे उनकी मृत्यु हुई 1851 में, धीरे पहले तो पेंशन कम करते गए, हर साल कम करते गए, कम करते गए, ठीक है। और बाद में जो उनका बेटा था, गोद लिया हुआ बेटा धोंदू पंत, ठीक है, उसको जो है यहाँ पर में उन्होंने पेंशन देना भी बंद कर दिया। बट मेरे को एक भी समझ में नहीं आती, भाजीराव दो जी, आपका तो पेशवागिरी भी खत्म हो गई थी, ठीक है, आप तो बिठूर में बैठे हुए थे 1818 से 1851 तक। मतलब बेसिकली दिक्कत थी क्या आपको। मतलब नाना साहब को आप गोद ले चुके थे, मैं माना, लेकिन आपको तो अलाउड था ना एक आध दो शादी और भी कर लेते। उस समय तक तो आया भी नहीं था। हिंदू कोड बिल आया कब, हिंदू कोड बिल कब आया, हिंदू कोड बिल आया आप लोगों का 1948 में, ठीक है। तो हिंदू कोड बिल आया, उस समय तक तो कर सकते थे ना ये शादी। मतलब समझ गए ना आप लोग बात को। एज निकल गया होगा सर, अरे नहीं यार, 1818 से 1851 तक लंबा समय था इनके पास में। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। तो नाना साहेब जो है वो किसके बेटे थे, बाजीराव दो के बेटे थे, जो कि 1851 के अंदर में मृत्यु हो गई थी नाना साहेब की। तो उनको पेंशन देने से मना कर दिया। अब क्या होता है, और भी चीजें हुई। हुआ यूं था फ्रेंड्स, ठीक है, ये तो बाकी के राजाओं को सता रहे थे ये लोग, लेकिन डलहौजी ने बहादुर शाह जफर जो थे हमारे मुगल बादशाह, उनके साथ में भी गलत किया। बहादुर शाह जफर जो है मुगल बादशाह थे और लाल किले में रहा करते थे, रेड फोर्ट के अंदर में, ठीक है, लाल किले में रहा करते थे। तो लाल किले के अंदर से इनको बाहर निकाल दिया जाएगा जब बहादुर शाह जफर जो है वो नहीं रहेंगे, ठीक है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी। तो उसके बाद में उनके परिवार को कहीं और रखा जाएगा, लाल किला अंग्रेज लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, ऐसा कहा अंग्रेजों ने। तो बहादुर शाह जफर सोच रहे थे कि ये क्या बात हो गई यार, अभी तो मैं जिंदा हूं, फिर भी उसके बावजूद भी तुम लोग जो है मेरे मरने की बात कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा रुक तो जाओ, मर तो जाने दो पहले, ठीक है। अभी से तुम जो है यहाँ पर मैं बोल रहे हो कि जब बहादुर शाह जफर मर जाएंगे, ठीक है, सफेद मुहा तुझे पता है तू जिंदा रहेगा, ठीक है, देसी घी खा के बड़ा हुआ हूँ, तू चला जाएगा उसके बावजूद भी जिंदा रहूंगा करके। तो बहादुर शाह जफर के दिल को बड़ी चोट तो लगी होंगी इस बात की
कि यार मेरे मरने के बारे में सोच रहे हैं अभी तक, अभी से ये लोग, कि भाई जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार वालों को, मतलब इनके परिवार वालों को लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो 1849 में 1849 के अंदर में डलहौजी ने कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि कब कहा था, किसने कहा था। ठीक है, अब दूसरा सफेद मुहा आता है। अभी भी देखो बहादुर शाह जफर हमारे जो है वो एकदम, ठीक है, पक्के इंसान है। देखो आपका हिंदी में 9 में से 9, आप जो है हिंदी में 9 ला भी नहीं सकते, 8 ही नंबर खाएगा हिंदी आपका। ठीक है, हिंदी में 8 में से 8 ला लो, इंग्लिश में 1 नंबर ला लो, आप क्वालिफाई हो जाओगे, कोई उसमें वो इशू नहीं है। ठीक है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर करना है आपने, 30 में से 9 लाने, बस वो कैसे भी लाओ आप, चाहे पूरे की पूरे 9 इंग्लिश में ला लो, चाहे 8+1 उसमें ला लो, कोई इशू नहीं है। 1856 की बात करता हूं मैं आप लोगों से। अभी भी देखो हमारे बहादुर शाह जफर मरे नहीं। ठीक है, बहादुर शाह जफर अभी भी तंदुरुस्त है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग आता है, उसने एक और अनाउंसमेंट कर दी। इससे बेचारे बहादुर शाह जफर को बहुत दिल को धक्का लगा। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा जोर से धक्का लगा इनको। लॉर्ड कैनिंग क्या कह दिया कि बहादुर शाह जफर जब मर जाएंगे, फिर से मरने की बात कर रहे हैं मतलब, ठीक है, फिर से मरने की बात, तो बहादुर शाह जफर जब मर जाएंगे तो उनके परिवार में से किसी को भी किंग नहीं माना जाएगा, उनके बच्चों में से किसी को भी केवल और केवल प्रिंस माना जाएगा। मतलब बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उसके बाद में कोई भी मुगल बादशाह नहीं बनेगा, कोई भी मुगल बादशाह नहीं बनेगा, केवल बहादुर शाह जफर ही आखिरी मुगल बादशाह रहेंगे। ठीक है, नीतू साहू जितने देर के अंदर में आप वो कमेंट कमेंट कर रहे हो, उतने देर के अंदर में यहाँ पढ़ लूंगी, यहाँ पर मैं ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा इधर में। ठीक है, तो अब क्या रहेगा, प्रिंस माना जाएगा, किसी को भी किंग या बादशाह नहीं माना जाएगा। तो किसने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, वो किसने की थी? तो ये घोषणा की थी फ्रेंड्स 1856 के अंदर में लॉर्ड कैनिंग ने। तो दो लोगों के नाम याद रखने, डलहौजी ने 1849 के अंदर में कहा था कि लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, लाल किले के ऊपर में हम लोग कब्जा कर लेंगे अंग्रेज लोग। और 1856 में जब कैनिंग आया डलहौजी के बाद में, तो उसने कहा कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उसके बाद में उनके बच्चों को केवल प्रिंस माना जाएगा, बादशाह नहीं माना जाएगा, मतलब मुगल सल्तनत खत्म। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला यहाँ पर में। ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, मुगल जो है बादशाहों के नाम, पहले सिक्के जो चलते थे भारत में उसमें मुगल बादशाहों के नाम लिखे हुए होते थे, मुगल बादशाहों के नाम हटाने स्टार्ट कर दिया। अब जो नए सिक्के बन रहे थे उसके अंदर में मुगल बादशाहों के नाम हटने स्टार्ट हो गए। इट जस्ट लाइक कि मोदी जी बोले कि हम जो है महात्मा गांधी की फोटो अब हटाना स्टार्ट कर रहे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो मुगल बादशाहों के नाम हटाने स्टार्ट कर दिए सिक्कों पर से। तो ऑब्वियस सी बात है, कई सारे लोग नाराज होंगे, मुगल लोगों के जो वफादार थे वो लोग नाराज हो जाएंगे। तो कई सारे राजे रजवाड़े नाराज हो गए। अब हुआ यू कि 1856 में भसड़ मचा की गई। 1848 में आया था तुम्हारा चचा का लड़का डलहौजी, 1856 तक रहा, उसके बाद में उससे भी ज्यादा खतरनाक लॉर्ड कैनिंग आ गया था। बात को समझना मेरी, ये क्या था ध्यान से समझना। जाने से पहले, ठीक है, उसने क्या किया, अवध, अवध के जो नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था उनका? वाजिद अली शाह। नाम में ही लग रहा है वाजिद अली शाह। ठीक है, कथक को बढ़ावा दिया था उन्होंने। ठीक है, कव्वाली, यहाँ पर में मुशायरा, ठीक है, कवि सम्मेलन, यही सब होता रहता था उनके दरबार में। ठीक है, मस्त पैकी सब यही सब चलता था। और क्या होता था वाजिद अली शाह के, आप देखना वाजिद अली शाह को, इसके उनका मतलब जब कभी जो लोग मुजरा वगैरह वही सब चलता रहता था उन लोगों उनके दरबार में ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि कुछ था नहीं ज्यादा कुछ काम, तो चलो बोले वही सब कर रहे। तो अवध में बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट था। ठीक है, तो इस चीज का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के ऊपर में मिसमैनेजमेंट का, ठीक है, कुशासन का आरोप लगाया। बोला कि भाई इनको जो है ना, ठीक है, इनको जो है अपने भोग विलास से ही फुर्सत नहीं मिल रही वाजिद अली शाह को। वाजिद अली शाह को उठाया उन्होंने। ठीक है, वाजिद अली शाह को, ठीक है, अवध से, अवध की राजधानी थी लखनऊ, वहां से उठाया लखनऊ से और कलकत्ता में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, कलकत्ता, कलकत्ता में शिफ्ट कर दिया। बोले यहाँ पर मैं बैठ के तुमको नाच गाना ही देखना है ना, इधर में बैठ के देखो। अवध कहाँ है? तो अवध जो है ये यहाँ है, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये देखो, ये उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ना आप लोगों का, ये वाला हिस्सा, इसको अवध कहा जाता है।
अवध रीजन इसको कहा जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो वाजिद अली शाह वहां के नवाब थे। तो अवध के आखिरी नवाब कौन थे? अवध के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, ये याद रखेंगे आप लोग। वाजिद अली शाह अवध के आखिरी नवाब। जी मेहताब जी, अभी इसके ऊपर में आ जाइए। तो वाजिद अली शाह जो है अवध के आखिरी नवाब थे, उनको हटा दिया गया मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाकर, और अवध के ऊपर में कब्जा कर लिया गया। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा 1856 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अवध के, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, 3/4 मतलब कि 3/4 जो सिपाही थे वो अवध से थे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, अवध जो है वो पौधशाला थी। ठीक है, कंपनी की जो सेना थी आप लोगों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में, सेना की पौधशाला, पौधशाला, पौधशाला का मतलब होता है नर्सरी। ठीक है, नर्सरी, नर्सरी थी। नर्सरी, नर्सरी मतलब जहां छोटे छोटे पौधे लगते हैं ना, उसको नर्सरी बोलते हैं। और जहां छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है उसको भी नर्सरी कहा जाता है, पता है ना आप लोगों को, उसको भी नर्सरी बोलते हो आप लोग। तो ये नर्सरी थी। ऐसा क्यों कहा जाता था? अवध, अवध को अंग्रेजी सेना की नर्सरी क्यों कहा जाता था, ये आप लोगों से पूछा जाएगा, जा सकता है। ठीक है, तो अवध को क्यों कहा जाता था ये बताइए जल्दी से। क्योंकि ज्यादातर जो सैनिक थे वो कहां से थे? अवध से, अवध से थे। अंग्रेजी सेना के अंदर में ज्यादातर सैनिक अवध से हुआ करते थे, अंग्रेजी सेना के अंदर में। ठीक है, इसी वजह से ये आप लोगों का क्वेश्चन, ये जो उत्तराखंड टेट थी, यूके टेट, उसके अंदर में आया था ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, चलिए। तो अंग्रेजी सेना की पौधशाला या नर्सरी किसको बोलते थे? अवध को बोलते थे। तो अवध को जब हत्या लिया गया तो सेना, सेना हवा से आती है क्या? ठीक है, सेना का भी तो परिवार होता है, और सेना का परिवार कहां पर में, ज्यादातर लोग अवध से थे। तो वो लोग नाराज हो गए कि हमारे अवध के ऊपर में कब्जा कर लिया इन लोगों ने। अवध के आखिरी नवाब कौन थे? सरिता कुमारी, वही तो लिखा है यहाँ पर में मैंने। ये क्या लिखा है, ये पढ़ के बताओ मेरे को एक बार। सरिता कुमारी, ये पढ़ के बताओ मेरे को क्या लिखा मैंने। वाजिद अली शाह, वही बताया मैंने, 3-4 बार बताया, वाजिद अली शाह। ठीक है, आखिरी नवाब थे अवध के। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, या व्यापगत का सिद्धांत, या हड़प की नीति, या चूक का सिद्धांत, ठीक है, किसको कहा, उसके अंदर में क्या था? तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है, पहली बात तो ये याद रखना है, 1848 में कौन लाया था? तुम्हारे चचा का लड़का डलहौजी लेकर आया था। ठीक है, अगर कोई भारतीय राजा मर जाता है बिना किसी मेल हायर के, उसका कोई लड़का नहीं है, तो उसका जो राज्य है वो कंपनी के द्वारा हड़प लिया जाएगा। ठीक है, यदि एक भारतीय शासक पुरुष उत्तराधिकारी के बिना मर जाता है तो उसका राज्य कंपनी के द्वारा हड़प लिया जाएगा। ये वाली बात यहाँ पर मैं कही गई थी आप लोगों की। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने याद रखना है। मिलिट्री कॉज, अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो कारण थे कुछ, राजे रजवाड़ों को नाराज कर दिया था। सिपाहियों ने विद्रोह क्यों किया? कारण था फ्रेंड्स कि जो दो प्रकार के सिपाही हुआ करते थे उस समय में। ठीक है, दो प्रकार के सिपाही थे। ठीक है, कुछ थे यूरोपियन सिपाही और कुछ थे इंडियन सिपाही। इंडियन सिपाही ज्यादा थे, यूरोपियन कम थे, है ना, सिपाही जो थे वो। लेकिन फिर भी यूरोपियन सिपाहियों को ज्यादा अच्छी सर्विस मिलती थी, उनको ज्यादा सुविधाएं मिलती थी, ज्यादा पेमेंट मिलती थी, ज्यादा भत्ते मिलते थे, खाना अच्छा मिलता था, वर्किंग कंडीशन सब अच्छी थी। भारतीय लोगों को ना तो अच्छी सुविधाएं मिलती थी, ना ही पेमेंट उतनी अच्छी मिलती थी, ना ही उनको कोई भत्ता दिया जाता था अच्छा खासा, ना सर्विस कंडीशन अच्छी थी, ना ही उन लोगों को खाना और बाकी की चीजें अच्छे से दी जाती थी। तो भारतीय सिपाही जो है वो ओवरऑल नाराज थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, वो लोग नाराज थे, भारतीय सिपाही, कि भाई यूरोपियन लोगों को, यूरोपियन जो सिपाही है उन लोगों को सब कुछ अच्छा अच्छा दिया जा रहा है, हम लोग भारतीय लोग जो है उन लोगों को ठीक से नहीं दिया जा रहा। ठीक है, बाकी की चीजें। तो फ्रेंड्स ये चीज याद रखना है। इसके अलावा क्या हुआ था, एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, ऐसा उस समय में मान्यता थी कि भाई अगर आपने समुद्र को क्रॉस किया तो आपका रिलीजन और आपकी कास्ट खत्म हो जाएंगी, आपका जो धर्म है और आपकी जाति जो है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ओके, आपकी कास्ट और आपका रिलीजन खत्म हो जाएगा अगर आप लोगों ने समुद्र को पार किया तो समुद्र पार नहीं करना है, ऐसी धारणा थी। हमारे भारत के लोग भी अलग ही प्रकार के थे। ठीक है, कि भाई
आरामी का बस वही चल रहा है। रिजवान कौन से गांव से हो तुम, कौन से देश से हो? ठीक है सर प्लीज सुन लीजिए, सर प्लीज सुन लीजिए, पूरा ऊपर तक जाके देख लिया मैंने, कोई कमेंट नहीं है। ठीक है सर, बस सिर्फ सर सुन लीजिए, सब सुन लीजिए। मैं तो बस संजय बनने वाला हूँ, वो मैं महाभारत का, कि भाई मेरे को जो है ना यहाँ पर मैं दिव्य चिक्षु मिल जाएंगे और मेरे को जो है वहां पर मैं क्या चल रहा है तुम क्या बोल रहे हो सुना ही आ जाएगा। कमाल करते हो यार। मैं बोला कि जब से लिख रहे हो तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सा कुछ होगा करके, जबरदस्ती बस। तो समुंदर पार करना मतलब अपने जाति और धर्म को भ्रष्ट कर देना। तो फिर उस मैडम का क्या करूं मैं, जो ये बोल रही थी कि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ठीक है, जुल्मी मेरी जान, आगे का क्या कुछ तो था वहां पर में। तो लड़की की तो जाति और धर्म भ्रष्ट हो गया, 7 समंदर, उसकी तो 7 बार जाति भ्रष्ट हो गई उस लड़की की, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। चले कोई नहीं। तो उस समय में फ्रेंड्स भारतीय लोगों का मानना था कि भाई अगर आपने समुद्र क्रॉस किया तो आप लोगों की जाति भ्रष्ट हो जाएगी। 1824 की बात है, 1824 की। ठीक है, जो म्यांमार है, जिसको बर्मा भी कहा जाता था उस समय में, ठीक है, यहां पर में जो देश है ना म्यांमार, वहां पर में हमला करना था। एक रास्ता था जमीन के रास्ते से हमला करने का, और दूसरा रास्ता था कि ऐसे जाके ऐसे समुद्र के रास्ते से इधर से हमला करेंगे करके। तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम जो है ये यहां से जाकर हमला करेंगे, इधर साइड से जाकर समुद्र के रास्ते से। सिपाहियों ने मना कर दिया, बोला कि भाई हम जो है वो समुद्र से नहीं जा सकते, हम लैंड से चले जाएंगे लेकिन समुद्र से नहीं जाएंगे, हमारा समुद्र से जाना मतलब हमारी जाति को भ्रष्ट हो जाना। इन लोगों को बहुत ही बैडली पनिश किया गया था। आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स की 47th रेजिमेंट थी बैरकपुर की, 1824 में बर्मा जाने से मना कर दिया था और इसी वजह से उनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी गई थी। ये एक एग्जाम्पल है कि भारतीय सैनिकों को कैसे ट्रीट किया जाता था। ठीक है, ओके। तो 1824 के अंदर में 47th रेजिमेंट थी बैरकपुर की, जिन्होंने जाने से बर्मा जाने से मना कर दिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि ये कब की घटना है, तो 1824 की घटना, ये याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा एक और चीज हुई थी 1857 के जस्ट पहले, 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया था। तुम्हारा नया नया आया था मामा का लड़का लॉर्ड कैनिंग, उसने एक कानून लेकर आया, सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। उसको एक बात पता चली कि 1824 में कुछ लोग थे जिन्होंने बर्मा जाने से मना कर दिया था। तो उसने क्या सोचा, एक कानून बनाते हैं, अब जितने भी लोग नए भर्ती होंगे उन लोगों से हम पहले ही साइन करवा लेंगे कि अगर वो सेना में शामिल होना चाहते हैं तो तभी उनको भर्ती किया जाएगा, अगर अगर वो बाहर जाकर, जहां पर मैं पूरी दुनिया में जहां पर मैं भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं जाकर वो अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। तो मतलब जस्ट लाइक के, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि बिहार सरकार आपसे कहे कि भाई आपको जॉब तभी मिलेंगी जब आप जो है नामीबिया, युगांडा, ठीक है, या फिर आप लोगों का केनिया उनिया में जाकर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, वहां भी जाके बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना पड़ सकता है, हम आपको वहां भी भेज सकते हैं करके पहले ही लिखवा के ले ले, आप लोगों से एग्रीमेंट करवा ले, तभी आपको जॉब मिलेंगी। तो आप बोलोगे कि भाई सर ये तो गलत बात हो गई यार, ये तो हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, तो 1856 के अंदर में आया था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, कब आया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 1856 में आया था सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम। ठीक है, ये अगर कोई भी व्यक्ति सेना में शामिल होना चाहता है तो उसको विदेशों में भी सेवा करने के लिए सहमत होना पड़ेगा, उसको लिख कर देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अंटार्कटिका जाने के लिए तो अंटार्कटिका भी जाना पड़ सकता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल जनरल। ठीक है, उनके बाद में किसी को भी मुगल बादशाह नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने कि आखिरी, देखो आखिरी मुगल बादशाह वाली जब बात आती है ना, तो ये बात कही थी लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में। लेकिन जब लाल किले वाली बात आती है, रेड फोर्ट वाली, तो वो याद रखना है आप लोगों ने, वो कहा था 1849 के अंदर में लॉर्ड डलहौजी ने। तो यहां पर में तो लास्ट वाली बात की गई है, तो इसी वजह से आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब 1857 की जो क्रांति है वो मैंने आपको बताया कि 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। कहां से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। एक नंबर यहां बन गया आप लोगों का और एक नंबर यहां बन गया, एक लाइन में दो क्वेश्चन बन गए, और बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई है इस पूरे चैप्टर में से तो ये एक लाइन के अंदर में। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। सिपाही जो है 11 तारीख को सुबह सुबह तड़के जो है वो लाल किला पहुंच गए दिल्ली के अंदर में। शुरुआत में तो
मना कर दिया था बहादुर शाह जफर ने, लेकिन उन्होंने बाद में मान लिया। उन्होंने जो है लेटर्स लिखे सबको, काफी सारे लोग आए, बहादुर शाह जो है वो सिंबल बन गए इसके, मतलब इस विद्रोह के पूरे सिंबल बन गए। सब लोगों ने बहादुर शाह जफर को, ठीक है, बादशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया, बादशाह ए हिंदुस्तान घोषित कर दिया, बोला कि ये हिंदुस्तान के बादशाह है और हम इनकी छत्र छाया में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक्चुअल में ये केवल सिंबॉलिक थे, मतलब केवल नाम मात्र के बादशाह थे, क्योंकि तो बूढ़े हो चुके थे और कोई पावर थी नहीं उनके पास में। असली जो दिल्ली से लड़ाई लड़ रहे थे वो थे जनरल बख्त खान, ठीक है, जनरल बख्त खान। ये बरेली से थे और लड़ते लड़ते दिल्ली आ गए थे और दिल्ली से लड़ाई लड़ रहे थे। एक्चुअल में फ्रेंड्स दिल्ली में लड़ाई कौन लड़ रहा था? बख्त खान। नाम मात्र के लिए दिल्ली का लीडर था बहादुर शाह जफर, लेकिन एक्चुअल में जो लड़ाई लड़ रहे थे दिल्ली से वो बख्त खान थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। और बख्त खान से खुश होकर बहादुर शाह जफर ने उनको साहेब आलम बहादुर की उपाधि दी थी, साहेब आलम बहादुर, ठीक है। तो बख्त खान को कौन सी उपाधि दी थी बहादुर शाह जफर ने? साहेब आलम बहादुर। या उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि साहेब आलम बहादुर की उपाधि जो है वो किसको दी थी, ठीक है। छुटकू कुछ हेल्प कर सकते हो यहाँ पर? मैं बच्चों को एक आध दो क्वेश्चन बनाने के अंदर में इसमें से, ठीक है। व्हेन डिड 1857 की म्यूटिनी बिगिन? अब मेरे बच्चे तो इसका आंसर ऐसे ही कर देंगे यार, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन बना के बताओ छुटकू। हु वॉज प्रोक्लेम एट द लीडर ऑफ द लीडर बाय सिपाही? सिपाहियों ने अपना नेता किसको चुन लिया था? बहादुर शाह जफर को चुन लिया था यार, ठीक है। आ जाओ आगे में। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ बरेली ट्रूप्स एंड ब्रॉट देम टू दिल्ली? बरेली से दिल्ली। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये वाला मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या बोला है कि दिल्ली से बरेली को मतलब बरेली से दिल्ली के अंदर में ट्रूप्स को या सेना को कौन लेकर आया था? तो आंसर होगा जनरल बख्त खान, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिसको साहेब आलम बहादुर की उपाधि दी गई थी। ये उपाधि थी उसकी, ठीक है, ये उपाधि थी। समझ गए आप लोग? चलिए, तो दिल्ली बहादुर जो था यहाँ पर दिल्ली के अंदर में बरेली से ट्रूप्स लेकर आया था, ठीक है, जनरल बख्त खान। ये याद रखना है, साहेब आलम बहादुर की उपाधि उसको दी गई थी। तो अलग अलग जगह के ऊपर में विद्रोह जो है फ्रेंड्स फैल गया, धीरे 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 जो है वो विद्रोह फैल गया आप लोगों का। कानपुर से नाना साहेब जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे। नाना साहेब किसके गोद लिए हुए बच्चे थे? बताओ जल्दी से, बेटे थे। शुरुआत में ही बताया मैंने आप लोगों को कि किसके थे। नहीं, माला त्रिवेदी जी, देखिए आंसर जो है वो दोनों हो गया तब, लेकिन अभी यहाँ पर मैं फिलहाल के अंदर में आप लोग समझिए, ये तो छुटकू ने बनाया ना हमारे क्वेश्चन। तो आंसर जो है जनरल बख्त खान, याद रखना है आप लोगों ने। साहेब आलम बहादुर ये उपाधि थी, नाम नहीं था उनका, इसी वजह से, ठीक है। चलिए, आप लोगों का मेन चीज क्या है? मेन चीज उसके अंदर में रिवीजन होनी थी कि भाई क्या है, क्या आंसर, क्या क्वेश्चन क्या हो सकता है करके। तो धोंदू पंत इनका असली नाम था, नाना साहेब का। और ये पेशवा बाजीराव दो के असली मतलब गोद लिए हुए बेटे थे, असली बेटे नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही ये विद्रोह स्टार्ट हुआ, खुद को पेशवा घोषित कर दिया। बोला कि मैं बहादुर शाह जफर का पेशवा हूँ, उनका गवर्नर हूँ। खुद को पेशवा या गवर्नर घोषित कर दिया उन्होंने कि मैं हूँ बहादुर शाह जफर का नन्ना मुन्ना सिपाही, ठीक है। नाना साहेब का नाना साहेब जो है उनका एक कमांडर था जिसका नाम था तांत्या टोपे, और तांत्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। इसका नाम था, तांत्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और नाना साहेब का नाम था, ठीक है, धोंदू पंत। बढ़िया है यार, दोनों ने अपने अपने नाम बदल लिए, ठीक है। नाना साहेब का नाम था धोंदू पंत, तांत्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो तांत्या टोपे किसके कमांडर थे, किसके सेनापति थे? तांत्या टोपे किसके सेनापति थे? तांत्या टोपे, तांत्या टोपे, ठीक है, नाना साहेब के, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, नाना साहेब के। तो कानपुर में किसने कमान संभाली थी? कानपुर के अंदर में नाना साहेब ने कमान संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक्चुअल में फ्रेंड्स कानपुर के अंदर में सर ह्यू व्हीलर कमांडिंग ऑफिसर थे। ह्यू व्हीलर, ह्यू व्हीलर कानपुर के अंदर में। नाना साहेब ने क्या किया फ्रेंड्स, उनका जो पूरा का पूरा छावनी थी उसको चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। ह्यू व्हीलर का जो बेटा था उसमें मारा गया, ठीक है। तो जैसे ही ये खबर पता चली ह्यू व्हीलर को, तो ह्यू व्हीलर बहुत ज्यादा टूट गया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था बाद में। तो कानपुर के अंदर में वो कमांडिंग ऑफिसर कौन था जिसने सरेंडर कर दिया था?
तो वो था कानपुर के अंदर में यू व्हीलर। आपको मैं बताऊं मैंने इसको कैसे याद रखा था, इसको कानपुर में व्हील व्हील होता है गोल गोल चक्के जैसा, व्हील जो है गोल होता है, और कानपुर के अंदर कान के अंदर में आप लोग गोल गोल जो है वो कान के अंदर में बाली पहनते हो आप लोग, ठीक है। तो गोल गोल व्हीलर व्हील टाइप की कानपुर के अंदर में आपने जो है चक्को जैसी जो है वो रिंग पहनी हुई है, ऐसा याद रख लिया था मैंने। तो आप लोगों को पता नहीं वो आप लोग रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे उतना याद, ठीक है, लेकिन कर लेना वो हो जाता है। कानपुर के अंदर में यू व्हीलर जो थे वो कमांडिंग स्टेशनर कमांडिंग जो है यहाँ पर में ऑफिसर थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था यू व्हीलर को कानपुर के अंदर में। तो नाना साहेब ने क्या किया, यू व्हीलर को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। बेगम हजरत महल, अब इनके बारे में आपको क्या ही बताऊं मैं, इनकी तो पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी आप लोगों को बता सकता हूँ मैं यहाँ पर में, क्या था इनका। ये जो है फ्रेंड्स अवध के अंदर में इनको हरम में रखा गया था। हरम मतलब होता है वाजिद अली शाह का जो बहुत सारी पत्नियां थी, ठीक है, जो रहती है ना उसको हरम कहा जाता है, जहां पर में महिला जो राजघराने की महिलाएं जहां रहती है हरम बोलते हैं उसको। तो ये दासी हुआ करती थी। वाजिद अली शाह का दिल आ गया इनके ऊपर में, उन्होंने उनसे शादी कर ली और उनका एक बेटा हुआ, ठीक है, बिरजिश कादर। मस्त पैकी दोनों का चल रहा है यहाँ पर में। वाजिद अली शाह अपनी इसमें भी खुश है। वाजिद अली शाह ने इनको एक उपाधि भी दी थी, महक परी, महक परी, ठीक है, महक परी की उपाधि दी थी। ओके, तो ये जो बेगम हजरत महल थी, इन्होंने देखा कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है, अवध को ले लिया गया। अवध जो उनके पति थे उनको कलकत्ता भेज दिया गया। कलकत्ता में बोला कि भाई नाच गाना ही देखना है तो कलकत्ता में देखो। तो बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ से, जो कि अवध की राजधानी थी, वहां पर में कमान संभाली और अपने बेटे को अवध का नया नवाब घोषित कर दिया। बोला कि बिरजिश कादर जो मेरा बेटा है, 12 साल का था वो केवल, उस समय में केवल 12 साल का, ठीक है। तो महक परी की उपाधि दी गई थी फ्रेंड्स आप लोगों के बेगम हजरत महल को। ब्रिटिश कादर जो है फ्रेंड्स अपने बेटे को उन्होंने नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ से कौन कमान संभाला था अंग्रेजों की तरफ से, जनरल नील, ठीक है, जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि सर हेनरी लॉरेंस जो थे, ठीक है, सर हेनरी लॉरेंस, इन्होंने जो है क्या किया था, अपनी लाइफ अपनी जो है जान गंवा दी थी सर हेनरी लॉरेंस ने, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि कॉलिन कैंपबेल जो थे ये नए कमांडर इन चीफ बनाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर लखनऊ के अंदर में। और सर कॉलिन कैंपबेल जो थे उन्होंने लखनऊ को आजाद कराया, या फिर लखनऊ को जो है वापस से हड़प लिया अंग्रेजों के लिए। तो जनरल नील, जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, इन सबको जो है जो बेगम हजरत महल की जो सेना थी उन्होंने घेर लिया था। सर हेनरी लॉरेंस जो थे उनकी तो मृत्यु भी हो गई थी इसके अंदर में। फिर बाद में कॉलिन कैंपबेल को भेजा गया, ठीक है, बाकी यूरोपियंस की मदद करने के लिए, उनको वहां से निकालने के लिए, लखनऊ से निकालने के लिए। और कॉलिन कैंपबेल जो थे उन्होंने पूरे के पूरे लखनऊ के अंदर में विद्रोह को दबा दिया। और बेगम हजरत महल जो है वो फिर उनको भागना पड़ा, अपने बेटे को लेकर जो है वो नेपाल भाग गई थी, जहां पर उनकी 1879 के अंदर में उनकी मृत्यु हुई, 1879 के अंदर में नेपाल के अंदर में। झांसी की बात अगर मैं करूं तो मैंने आप लोगों को बताया कि गंगाधर राव वहां के राजा थे, ठीक है, मराठा राजा थे वो एक, ठीक है, मतलब मराठा कई सारे मराठा राजाओं में बट चुका था पूरा मराठा राजवंश, ठीक है। तो मराठा वंश के राजा थे ये राजा गंगाधर राव, झांसी से राज करते थे। तो उनकी जो पत्नी थी मणिकर्णिका, जिसको लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है, तो अपने पति की मृत्यु के बाद में उन्होंने जो है एक बेटे को गोद ले लिया था, ठीक है, दामोदर राव उसका नाम रखा। अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज दामोदर राव को जो है झांसी का राजा घोषित कर दिया जाए। अंग्रेजों ने मना कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम दत्तक लिए हुए पुत्र को, गोद लिए हुए बेटे को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो झांसी की रानी ने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, लेकिन जो है फ्रेंड्स वो लोग नहीं माने, ठीक है। तो आखिरकार उन्होंने जो है वो विद्रोह में पार्टिसिपेट कर लिया। मांडला नाम की जगह है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में, रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की रानी थी, रामगढ़, ठीक है। तो रामगढ़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाके में पड़ता था, ठीक है, रामगढ़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो कंबाइन इलाका है ना, उधर साइड के अंदर में पड़ता था ये, ठीक है। रामगढ़ वहां की रानी थी, रानी अवंतीबाई लोधी। इन्होंने भी फ्रेंड्स 4000 अपने सैनिकों को लेकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वो बात अलग है कि रानी अवंतीबाई लोधी भी लड़ते लड़ते मारी गई थी। आप लोग झांसी की रानी को याद रखते हो, ठीक है, उनके ऊपर में क्योंकि कविता बन गई, ओके, उनके ऊपर में कविता बन गई क्योंकि वो झांसी वाली रानी थी। लेकिन आप लोग रानी अवंतीबाई लोधी को भूल जाते हो, जो कि 4000 सैनिकों को लेकर, ठीक है, लड़ाई के अंदर में कूद पड़ी थी। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई जो है वो भी महान थी,
ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा बहादुर थी, लड़ते लड़ते मरी वो भी, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर में रानी अवंतीबाई लोधी किसी भी सूरत में उनसे 19 नहीं थी, ठीक है, या उनसे कम नहीं थी। उन्होंने भी बहुत ही बहादुरी के साथ में लड़ाई लड़ी। रानी अवंतीबाई लोधी जो है, उन्होंने तो अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए ये किया था यहाँ पर में कि भाई मुझे जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा था अपनी झांसी को बचाने के लिए, अपने बेटे को गद्दी पे बिठाने के लिए। अवंतीबाई लोधी ने लड़ा था अपने आप को आजाद रखने के लिए, ठीक है, अपने आप को आजाद रखने के लिए। तो ये दोनों में फर्क है। आरा बिहार, ठीक है। एक्चुअल में फ्रेंड्स जगदीशपुर नाम की जगह है आरा के पास में। आप लोगों को बता दूं कि ये जगदीशपुर नाम की जो जगह है ना, बेसिकली ये आज भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ती है, आज के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो जगदीशपुर के अंदर में कुंवर सिंह जमींदार हुआ करते थे, 80 साल के थे, ये ओल्ड हो चुके थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, बिहार के अंदर में कमान संभाली। इनकी जो जमींदारी थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज इनसे छीन चुके थे, अंग्रेजों ने इनसे छीन लिया था। तो जगदीशपुर के जो जमींदार थे, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह 80 साल के, उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया बिहार के अंदर में। और इस तरह से जो है फ्रेंड्स 1857 के अंदर में बिहार में 1857 का जो विद्रोह का केंद्र है वो जगदीशपुर बन गया। इलाहाबाद के अंदर में कमान संभाली थी मौलवी लियाकत अली ने, ठीक है, मौलवी लियाकत अली, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इलाहाबाद के अंदर में। ओके, आसाम के अंदर में किसने कमान संभाली थी, पूरा का पूरा हम लोग क्वेश्चन के थ्रू भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। आसाम के अंदर में कमान संभाली इन्होंने दीवान मनीराम दत्ता ने, ठीक है, दीवान थे मनीराम दत्ता। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, आसाम में थे। एक्चुअली इन्होंने क्या किया, 1857 के विद्रोह के समय में जो आखिरी राजा थे, ठीक है, उनका एक बेटा था, उनका ग्रैंडसन था, पोता था, ठीक है, उसका नाम था कंडा पेशवर सिंह, ठीक है, उसको आसाम का राजा घोषित कर दिया और खुद जो है उसके बिहाफ पे राज करने लगे। दीवान थे उनके मनीराम दत्ता, दीवान मतलब जो उनके फाइनेंस ऑफिसर थे मनीराम दत्ता। बाद में अंग्रेजों ने इनको पकड़ा, इनको फांसी पे लटका दिया था चौराहे के ऊपर में। आपको पता है मनीराम दत्ता जो थे ना, उनको चौराहे पे सबके सामने फांसी पे लटका दिया गया था। अवंती बायोलॉजी कौन थी, अरे जितेंद्र मिस्त्री, अवंती बायोलॉजी नहीं थी वो, अवंतीबाई लोधी थी वो, अवंती बायोलॉजी की, ठीक है। अवंतीबाई लोधी जो है रामगढ़ की रानी थी, रामगढ़ की रानी या महारानी बोल सकते हो आप उनको। वो अपना अपना साम्राज्य जो है वो आजाद रखना चाहती थी, अंग्रेजों के सामने नहीं रखना चाहती थी, ठीक है। रामगढ़ नाम की एक छोटी सी रियासत थी, उसकी रानी थी वो। नाना साहेब जो है किसके बेटे थे गोद लिए हुए, नाना साहेब जो है किसके गोद लिए हुए बेटे थे, पेशवा बाजीराव दो के गोद लिए हुए बेटे थे, ठीक है। चलिए बरेली से कौन लड़ रहा था, बरेली से लड़ रहे थे फ्रेंड्स, ठीक है, रोहिलखंड के पुराने जो राजघराना था, रोहिलखंड का राजघराना, उनके वंशज थे खान बहादुर खान, ठीक है। इनके पास में 40,000 सोल्जर्स की जो है ना यहाँ पर में ताकत थी, 40,000 सोल्जर्स या सैनिक थे इनके पास में। तो रोहिलखंड के पूर्व शासक के वंशज थे ये खान बहादुर खान। इन्होंने सोचा कि चलो यार मैं भी इसके अंदर में भाग लेता हूँ, और खुद को बरेली का उन्होंने शासक घोषित कर दिया। वैसे बरेली से एक व्यक्ति था बख्त खान, जो लड़ते लड़ते दिल्ली चला गया था, ठीक है, बख्त खान। लेकिन बरेली से एक्चुअल में लड़ाई किसने लड़ी थी, खान बहादुर खान ने, ये याद रखना है आप लोगों ने, खान बहादुर खान ने बरेली से। तो बरेली से लड़ाई किसने लड़ी, खान बहादुर खान ने। अब बख्त खान के बारे में आप लोगों को में से कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जामिनर भी आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। बख्त खान थे कहां से, बख्त खान था कहां से, तो बख्त खान जो है वो बरेली से थे, लेकिन चले कहा गए थे लड़ते लड़ते, दिल्ली, दिल्ली से उन्होंने लड़ाई लड़ी। लड़ाई कहां से की, तो दिल्ली से की, लेकिन थे कहां से, बरेली से। लेकिन बरेली से लड़ा कौन, ठीक है, अगर ये वाला आप लोगों से पूछा जाए कि बरेली से लड़ा कौन, तो बरेली से जो है वो फ्रेंड्स लड़े थे आपके खान बहादुर खान, ठीक है। फैजाबाद में एक मौलवी थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है फ्रेंड्स, इन्होंने एक बहुत बड़ी ताकत जुटा ली थी। आप लोगों को एक चीज बताऊं मैं यहाँ पर में, ठीक है, अंग्रेजों ने खुद इनके बारे में कहा है कि भाई सबसे ज्यादा अगर इनका कोई साहसी दुश्मन था पूरा का पूरा इस 1857 के युद्ध में, तो फैजाबाद के जो मौलवी थे, ठीक है, अहमदुल्ला शाह, वो थे। आपको पता है इनके ऊपर में 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था उस समय में। आप सोचो उस समय के 50,000 रुपए कितनी बड़ी रकम थी, 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था इनके ऊपर में, ठीक है। इतनी बड़ी ताकत इन्होंने जमा कर ली थी, ठीक है, ठीक है, 50,000 रुपए का इनाम, कि भाई जो भी इनको पकड़ के लेकर आएगा जिंदा या मुर्दा, उनको 50,000 का इनाम दिया जाएगा करके, ठीक है। आखिर में जो है फ्रेंड्स लड़ते लड़ते जो है इनकी भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है,
ठीक है। और सबसे बड़ा दुश्मन बताया था कि बोला कि भाई सबसे ताकतवर और सबसे योग्य अगर कोई दुश्मन था, ठीक है, अरे बत्तख खान नहीं, वो बख्त खान थे, बख्त खान, जनरल बख्त खान थे दिल्ली के, बरेली के, लेकिन दिल्ली चले गए थे, बख्त खान। ठीक है, चलिए, तो सबसे बड़ा दुश्मन किसको माना है उन्होंने? अहमदुल्ला शाह को माना था अंग्रेजों ने। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को ये सारी की सारी चीजें पता कैसे चली? एक तो है अंग्रेजों का वर्जन जो अंग्रेजों ने बताया। अंग्रेजों ने हम लोगों को बताया कि भाई ये एक मामूली सा विद्रोह था, सैनिक लोग थे कुछ, और सैनिक लोग जो है उन्होंने विद्रोह किया बस। बट एक्चुअल में कहानी क्या थी वो हम लोगों को हमारे भारतीय इतिहासकारों से पता चलती है। माझा प्रवास, ठीक है, नाम की एक पुस्तक है, माय ट्रेवल्स, ठीक है, माय ट्रेवल्स, माझा मतलब मेरा और प्रवास मतलब यात्रा, तो मेरी यात्रा, माझा प्रवास मेरी यात्रा, माय ट्रेवल्स, 1857 की कहानी, ठीक है। ये विष्णुदत्त गोडसे के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक थी, जो कि जिन्होंने 1857-58 के समय में मध्य भारत और उत्तरी भारत के अंदर में यात्रा की, और बाद में 1860 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ठीक है। माझा प्रवास, माझा प्रवास मेरी यात्रा, तो मराठी के अंदर में ये पुस्तक थी, विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी। इससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, विष्णु भट्ट गोडसे की पुस्तक। इसके अलावा फ्रेंड्स, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था असबाब ए बगावते हिंद, ठीक है, असबाब ए बगावते हिंद। असबाब का मतलब होता है कारण, ठीक है, भगवत नहीं है ये, बगावत है, बगावत, 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 असबाब ए बगावत हिंद। असबाब मतलब कारण, ठीक है, रीजंस, ठीक है, बगावत मतलब विद्रोह। तो असबाब बगावत हिंद का मतलब क्या हो जाएगा? असबाब बगावत हिंद का मतलब हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स कि जो हिंद में बगावत हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसका कारण क्या है? ठीक है, ऐसे समय में जरूरत पड़ने पर जूम नहीं होता, अभी जूम नहीं चाहिए तो जूम हो रहा है, ठीक है। बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद, ये पुस्तक थी फ्रेंड्स, उर्दू भाषा में उन्होंने लिखी, और भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाली ये पहली पुस्तक थी आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। विष्णु भट्ट गोडसे की जो पुस्तक है वो याद रखना है आप लोगों ने कि 1860 में प्रकाशित हुई थी मराठी में, लेकिन ये पुस्तक उर्दू में किसी भी भारतीय भाषा के अंदर में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक थी, ये याद रखेंगे, असबाब बगावत हिंद। ओके, अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा हो फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार मुझे बता देना बस कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है या नहीं, ठीक है। दिल्ली में बहादुर शाह दो या बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है इनको, ठीक है, बहादुर शाह दो बोलो या बहादुर शाह जफर बोलो, एक ही बात है। बहादुर शाह जफर, जफर एक्चुअली इनका पेन नेम था, जो कविताएं वगैरह लिखते थे ना, वो बहादुर शाह जफर, जफर के नाम से लिखते थे वो अपनी जो चीजें लिखते थे। तो विद्रोह 11 मई 1857 को दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। आपको पता है कि मेरठ में हुआ था 10 मई को, लेकिन दिल्ली में कब स्टार्ट हुआ? 11 मई को, ठीक है। वहां पर में जॉन निकलसन और हडसन, ठीक है, इन्होंने इसको दमन किया था, उसको दबाया था। दमनकर्ता का मतलब होता है किसने उस विद्रोह को रोका था। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि लड़ते लड़ते जॉन निकलसन जो है इनकी डेथ हो गई थी दिल्ली में। फिर इसका बदला लिया तुम्हारा फैजल ने, हडसन ने। हडसन ने बहादुर शाह जफर के, ठीक है, बहादुर शाह जफर के, ठीक है, दो बेटे और एक पोता, मतलब टोटल 3 वंशजों को जो है ना लाल किले के सामने गोली मार दी थी, ठीक है, उनको मार दिया। तो हडसन ने जो है बहादुर शाह जफर के, ठीक है, बहादुर शाह जफर के 3 जो बच्चे थे, ठीक है, बच्चे 3 बच्चे ही बोल सकते हो आप उनको, ठीक है, गोली मार दी थी, गोली मार दी, बदला लेने के लिए गोली मार दी थी हडसन ने। तो किसने गोली मारी थी? ठीक है, किसने गोली मार दी थी? हडसन ने, बहादुर शाह जफर के बच्चों को हडसन ने। जॉन निकलसन की तो बेचारे, मतलब बेचारा क्या, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब जो भी मरा वो बेचारा ही है यार, अब क्या बोलेंगे। कानपुर के अंदर में फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या हुआ था आपको पता है कि जो ह्यू व्हीलर थे उन्होंने तो आत्मसमर्पण कर दिया था, बेचारे हताश हो गए थे अपने बच्चे की मृत्यु के बाद में, ह्यू व्हीलर। तो बाद में कानपुर में दमन किसने किया? कैंपबेल ने। और वैसा ही लखनऊ में दमन किसने किया? हजरत महल और ब्रिटिश कादर जो थे, कैंपबेल ने। अब मेरे को एक चीज मेरे एक चीज ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर में। बेगम हजरत महल ने अपने 12 साल के लड़के ब्रिटिश कादर को शासक बना दिया था, नवाब बना दिया अवध का, कि अवध का नया आपके नए नवाब है, ठीक है, कौन? ब्रिटिश कादर, वो शिवगामी टीवी टाइप का, ओके। और खुद जो है वो उसके बिहाफ पे राज करने लगी। तो अगर आप लोगों को बोला जाए कि लखनऊ से कौन लड़ रहा था,
तो आपका आंसर होगा बेगम हजरत महल। लेकिन लखनऊ से कौन लड़ाई लड़ रहा था और ऑप्शन में बेगम हजरत महल ना हो, बिरजिश कादर हो, तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिरजिश कादर आप लोग लगाओगे, ठीक है। लेकिन अगर बेगम हजरत महल और बिरजिश कादर दोनों ऑप्शन में दे दिया जाए और नन ऑफ दी अबव ना हो, या ऑल ऑफ दी अबव ना हो, या मोर देन वन ऑफ दी अबव ना हो, तो आंसर बेगम हजरत महल लगाना है। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूपी टीजीटी 2021 के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया कि लखनऊ से 1857 की विद्रोह की लड़ाई कौन लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था बिरजिश कादर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था बेगम हजरत महल, ठीक है। और उसके अंदर में कहीं पे भी मोर देन वन ऑफ दी अबव नहीं था, क्योंकि उसमें 4 ही ऑप्शन आते थे, ठीक है। तो आंसर उसका बेगम हजरत महल माना जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में कमान किसने संभाली थी? बेगम हजरत महल ने। बिरजिश कादर तो केवल नवाब था वहां का, ठीक है, और वो बच्चा था, बच्चे नवाब घोषित कर दिया गया था उसको यहाँ पर में, ठीक है। तो बेगम हजरत महल, बिरजिश कादर, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। बिरजिश कादर जो है वो बेटा था बेगम हजरत महल का, जिसको उन्होंने नवाब घोषित किया था। लेकिन अगर दोनों आ जाए और मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर लगाना। जी वंदना जी बताइए, आप क्या, आपका डाउट क्या है? इसके अलावा झांसी और ग्वालियर। झांसी जो है फ्रेंड्स, झांसी से लड़ रही थी रानी लक्ष्मीबाई, फिर आए तात्या टोपे मदद करने के लिए। तात्या टोपे किसके गवर्नर, किसके जो है सेनापति थे? तात्या टोपे नाना साहेब के जो है वो सेनापति थे। नाना साहेब ने तात्या टोपे को भेजा था रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए। तो रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए तात्या टोपे जाते हैं झांसी। झांसी से लड़ते लड़ते ये लोग पहुंच जाते हैं ग्वालियर। ग्वालियर पे भी कब्जा कर लिया था इन्होंने, ठीक है, ग्वालियर के ऊपर में। तो झांसी के अंदर में विद्रोह की शुरुआत जो है फ्रेंड्स आपकी 4 जून 1857 को हुई थी, 4 जून 1857 को। और जनरल ह्यू रोज ने जो है इसको दमन किया था, जनरल ह्यू रोज ने। मैं आपको बता दूं, ये जनरल ह्यू रोज ही है जिसने कहा था, ठीक है, कि इतने सारे लोग लड़ रहे थे ग्वालियर में, झांसी में, इतने सारे मर्द थे, लेकिन इन सारे विद्रोहियों में अकेली एक मर्द थी, अकेली एक जो है यहाँ पर में पुरुष थी, रानी लक्ष्मीबाई। मतलब अब मारा क्यों फिर, जब इतना शौक था तेरे को, इतना इतना मतलब वो था तो, हम्म, यूरोज मारा क्यों फिर? कवर अप कर रहा पगला, ठीक है। जनरल ह्यूरोज ने मारा था, ये याद रखना आप लोगों ने। रानी लक्ष्मीबाई जो है मतलब बेसिकली इसके खिलाफ लड़ रही थी, ये सेना का नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजी सेना का। तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, जनरल ह्यू रोज। जनरल ह्यू रोज, रोज से याद रख लेना कि रानी लक्ष्मीबाई को रोज पसंद है, रोज गुलाब पसंद है, ऐसा वाला यहाँ पर में, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ठीक है, इन्होंने झांसी ग्वालियर से लड़ाई लड़ी थी। वैसे रानी लक्ष्मीबाई की पता है आप लोगों को फ्रेंड्स मृत्यु हुई कहां पर में थी? आप लोगों को पता है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई कहां पर में थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, ग्वालियर के अंदर में हुई थी। कई सारे लोगों को लगता है कि झांसी से लड़ रही थी तो झांसी से हुई होंगी, नहीं, लड़ते लड़ते ग्वालियर पहुंच गई थी, ग्वालियर में उनकी मृत्यु हुई थी, ग्वालियर के अंदर में, ठीक है। जगदीशपुर, कुंवर सिंह, अमर सिंह, आपको पता ही है फ्रेंड्स के जगदीशपुर बिहार के अंदर में। तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर। तो टेलर याद रखना आप लोगों ने, विलियम टेलर, ठीक है, जगदीशपुर। तो कुंवर सिंह, देखो कुंवर सिंह से ऐसे याद रख लेना आप लोग, कुंवर सिंह, भाई कुंवर मतलब राजा वगैरह टाइप का कुंवर सिंह। तो उनका कुर्ता किसने सिया? टेलर ने सिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, टेलर ने। ओके, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। तो जगदीशपुर से जो है आप लोग याद रखना है कि फ्रेंड्स विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जगदीशपुर में किसने दमन किया था, किसने कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने दमन कर दिया था, ठीक है, टेलर और विंसेंट आयर, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। अब देखिए फ्रेंड्स, फैजाबाद, फैजाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट। मौलवी अहमदुल्ला, कितने रुपए का इनाम रखी थी सरकार? भाई ये डायलॉग मस्त बन सकता है इनका, पता है आपको? ओके, मतलब आप समझिए इस बात को कि जो गब्बर सिंह था उसने डायलॉग चुराया था इनका, ठीक है। कितना इनाम रखी है सरकार हम पर? अरे वो सांभा, अरे सांभा था, किससे पूछा था उसने? पता नहीं किससे, अरे वो सांभा ही बोला था शायद, अरे वो सांभा, कितना इनाम रखी है सरकार हम पे, ठीक है। तो पूरे 50,000, ये याद रखना है आप लोगों ने। और सबसे बड़ा दुश्मन माना गया इनको, ठीक है, कर्नल नील जो थे, इन्होंने ये विद्रोह को दबा दिया था। ओके, इलाहाबाद के अंदर में लियाकत अली, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। इलाहाबाद के अंदर में, प्रयाग के अंदर में कौन था? तो इलाहाबाद के अंदर में लियाकत अली जो है लड़ रहे थे, कर्नल नील ने इसको भी दबा दिया था यहाँ पर में विद्रोह को। बरेली में खान बहादुर खान को जो है फांसी दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी इनको, ठीक है, फांसी, पकड़ के फांसी दे दी गई थी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये विंसेंट आयर, ये वही है वो विंसेंट आयर जिसने जगदीशपुर में भी लड़ा था, ठीक है।
अजीमुल्ला करके एक नाना साहेब के साथी हुआ करते थे, फतेहपुर से लड़ रहे थे, ठीक है। जनरल रेनर्ड करके थे, उन्होंने उसको दबा दिया था विद्रोह को। आप लोगों को क्या क्या याद रखना है मैं बताता हूँ आप लोगों को। दिल्ली वाला आप लोगों ने याद रखना है, कानपुर वाला याद रखना है, लखनऊ वाला याद रखना है, झांसी वाला याद रखना है, जगदीशपुर वाला याद रखना है, फैजाबाद वाला याद रखना है, बरेली वाला याद रखना है, आपने इलाहाबाद वाला याद रखना है, फतेहपुर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर में जो है ना एक एक इसके ऊपर में मैं क्वेश्चन डालूंगा टेस्ट के अंदर में, हर एक पॉइंट के ऊपर में, हर एक पॉइंट के ऊपर में क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये लिस्ट याद करनी ही करनी है, आपके पीडीएफ में भी मिल जाएंगे आपको, ये लिस्ट याद करनी है आप लोगों ने। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, सब याद नहीं करना है, ठीक है। यहां पर में 9 है, आपको केवल 8 याद कर रहे हैं। 9 है, 9 है, आपको सिर्फ 8 याद करने हैं। समझ गए आप लोग? अरे क्या है इसके अंदर में बताओ, इसमें कुछ चीज है। कानपुर से कौन लड़ रहा था यहाँ पर में, ठीक है, कानपुर से कौन लड़ रहा था? तो नाना साहब लड़ रहे थे भाई, ठीक है। उसके बाद में लखनऊ से कौन लड़ रहा था? बेगम हजरत महल, उनका लड़का बिरजिस कादर, 12 साल का था वो। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी तात्या टोपे की मदद से, ग्वालियर भी जीत लिया था उन्होंने। जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह लड़ रहे थे यहाँ पर में। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से लड़ रहे थे, ठीक है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, 50,000 का इनाम रखा था उनके ऊपर में सरकार ने। इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद लियाकत अली, इलाहाबाद अली, इलाहा अली, इलाहा अली, इलाहा अली, इलाहा अली, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, इलाहा अली, इलाहा अली, लियाकत अली, इलाहाबाद से, ठीक है। कर्नल नील ने उनको दबा दिया था, अली नील, ठीक है, उन्होंने दबा दिया था। बरेली से खान बहादुर खान लड़ रहे थे, फांसी दे दी गई थी उनको। ओके, आपका जगदीशपुर वाला याद रखना आप यहाँ पर में, विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे, इन्होंने जो है इनको जो है उन्होंने दबाया था। दमनकर्ता कौन थे? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। दिल्ली के अंदर में बहादुर शाह जफर के बच्चों को किसने मारा था? बहादुर शाह जफर के, मतलब गोली से उड़ा दिया था कि भाई विद्रोह हो ही ना सके करके। बच्चे मतलब छोटे छोटे से बच्चे नहीं थे वो लोग, अरे बड़े बड़े अच्छे हट्टे खट्टे जवान थे, बीवी बच्चे वाले, मतलब कि वो थे, वो मतलब बड़े थे। तो जनरल हडसन ने मारा था, ये याद रखना आप लोगों ने, हडसन ने, ठीक है। बख्त खान वॉज अ सोल्जर फ्रॉम, बख्त खान कहाँ का सोल्जर था? मतलब था कहाँ से, वो लड़ा कहाँ से था, ये बात नहीं हो रही, कहाँ से था, ठीक है। बीए में सब्जेक्ट पॉलिटिकल, निकलसन जो थे ना, जो निकलसन था बेचारा, उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, वो हडसन लेन भी है, वो अलग है, लेकिन शुभम सुनकर वो इसके नाम पे नहीं। बख्त खान जो है वो फ्रेंड्स बरेली से था। हु लेड द म्यूटिनी एट कानपुर, कानपुर के अंदर में म्यूटिनी को लीड किसने किया था? कानपुर के अंदर में, कानपुर में नाना साहेब, ठीक है। बेगम हजरत महल जो है वो कहाँ से लड़ रही थी? बेगम हजरत महल बताओ, बेगम हजरत महल लड़ रही थी लखनऊ से। लखनऊ से इनको जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है, महक परी। इनके पति ने उनको ये उपाधि दी थी महक परी की। भाई पति है तो देंगे ही, वो हो सकता है दबाव में दिया हो, या हो सकता है कि सच में दिया हो करके, ठीक है, खुश होकर महक परी की उपाधि दिया था उनको, ये याद रखना है आप लोगों ने। वाजिद अली शाह ने। खान बहादुर खान और कुंवर सिंह कहाँ से लड़ रहे थे रिस्पेक्टिवली, आपको बताना है यहाँ पर में। जो पहले है पहले उसका नाम आना चाहिए, और जो बाद में उसको बाद में उसका नाम आना चाहिए। इंतखाब आलम वो आज वही है एक चैप्टर के अंदर में उसमें। देखो आपका पॉलिटिकल साइंस और जियो था, आप हिस्ट्री उसके अंदर में ले सकते हो, क्योंकि आपका देखिए पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, उसमें से कोई एक होना जरूरी है आपका उसके अंदर में, ठीक है। और आप हिस्ट्री ले रहे हो यहाँ पर में किसी एक की जगह पे, तो बिल्कुल आप हिस्ट्री ले सकते हो, उसमें कोई कोई भी इशू नहीं आएगा बंदना, ठीक है। उसके अंदर में साफ साफ वहां पर में है कि आप हिस्ट्री ले सकते हो उसमें। आई थिंक शायद मैंने पहले भी आपका डाउट क्लियर किया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? खान बहादुर खान और कुंवर सिंह, ठीक है। खान बहादुर खान जो है वो आप लोगों का बरेली से लड़ रहे थे। और आरा के पास में एक जगह है, आरा के पास में जगह थी जगदीशपुर। ये जगदीशपुर वैसे आज जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ता है जगदीशपुर, ठीक है। वहां के जमींदार थे कुंवर सिंह। माझा प्रवास नाम की पुस्तक किसने लिखी है?
माझा प्रवास, तो माझा प्रवास नाम की पुस्तक लिखी है फ्रेंड्स, ठीक है, विष्णु भट्ट गोडसे ने, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, विष्णु भट्ट गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मतलब पहला कोई बुक जो कि भारतीय जो है इसके अंदर में लिखी गई हो, ठीक है, भारतीय भाषा के अंदर में लिखी गई पुस्तक बताइए। भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के ऊपर में लिखी गई पुस्तक किसने लिखी थी? वो लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने। उसका नाम था असबाब बगावत हिंद, ठीक है, असबाब, असबाब ए बगावत, बगावत ए हिंद, हिंद में बगावत के कारण, असबाब बगावत हिंद, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है, ये याद रखना है आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर में कैसे जो है रिवोल्ट को दबाया गया। मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि शुरुआत के अंदर में तो जो विद्रोही थे वो जीत रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, और ज्यादा फोर्स मंगाई इंग्लैंड से, और ज्यादा लोगों को बुलाया गया। उस समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप लोग लिखोगे सभी लोग, ठीक है। उस समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे अंग्रेजों के विद्रोह के समय में, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये विद्रोह के समय में लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने और ज्यादा फोर्स मंगाई लंदन से। 2 साल तक ये युद्ध चला फ्रेंड, 2 साल तक लगभग लगभग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, इलाहाबाद के अंदर में इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था 1857 का। इलाहाबाद से एक चीज याद आती है कि इलाहाबाद से लड़ कौन रहा था, इलाहाबाद से लड़ कौन रहा था, जल्दी बताओ, इलाहाबाद से लड़ कौन रहा था? ठीक है, इलाहाबाद से कौन लड़ रहा था? तो इलाहाबाद से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, लियाकत अली लड़ रहे थे। और उसको, इस विद्रोह को दबाया किसने था? जनरल नील ने दबाया था। तो जब इलाहाबाद के ऊपर में कब्जा कर लिया गया, तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को क्या किया था, अपना हेडक्वार्टर बना लिया था, ठीक है, मतलब अपनी इमरजेंसी राजधानी के रूप में वो यूज कर रहे थे 1857 के अंदर में। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है 1857 के समय में इमरजेंसी हेडक्वार्टर कौन सा था? हाँ, अब आ रही है आवाज, चेक कीजिए आप लोग, अब बराबर है, ठीक है। देखिए, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था फ्रेंड्स कि रिवोल्ट को दबाया कैसे गया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल कौन थे उस समय भारत के? लॉर्ड कैनिंग थे। 2 साल लग गए फ्रेंड्स इस रिवोल्ट को पूरी तरह से दबाते दबाते। इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया गया था, ठीक है। इलाहाबाद से पहले लड़ रहे थे लियाकत अली। लियाकत अली का जो विद्रोह था, मौलवी लियाकत अली का विद्रोह, जनरल नील ने यहाँ पर में कुचल दिया, इलाहाबाद पे कब्जा कर लिया। इलाहाबाद के ऊपर में कब्जा करने के बाद में इलाहाबाद को जो है क्या किया गया, इलाहाबाद को बना दिया गया था इमरजेंसी हेडक्वार्टर। 1857 के विद्रोह का इमरजेंसी हेडक्वार्टर था इलाहाबाद, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो 2-3 चीजें इलाहाबाद से रिलेटेड, लियाकत अली वहां से लड़ रहे थे, जनरल नील ने उस विद्रोह को दबा दिया, इलाहाबाद पे कब्जा कर लिया, और फिर लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बना दिया, ठीक है। बहादुर शाह जफर को भी पकड़ लिया गया सितंबर 1857 के अंदर में, उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई, और बाद में उनको उनकी पत्नी के साथ में अक्टूबर 1858 के अंदर में रंगून भेज दिया गया, और रंगून में ही उनकी नवंबर 1862 के अंदर में मृत्यु हुई, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ओके। मृत्यु हो गई। वैसे दिल्ली के अंदर में जो लीडर था वो था जॉन निकलसन, और आपको बताया मैंने कि जॉन निकलसन की भी मृत्यु हो गई थी बाद में, ठीक है, जॉन निकलसन की। और बाद में हडसन जो था, हडसन, उसने इसको, इस कमान को संभाल लिया था, हडसन ने। चलिए, तो 1862 के अंदर में फ्रेंड्स
बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई रंगून के अंदर में। मेजर हडसन जो था उसने क्या किया, बहादुर शाह जो जफर थे उनके बच्चों को, 3 जो बच्चे थे, बेसिकली 2 बेटा था और एक पोता था, ठीक है, उनको उनको मार दिया था लाल किले के सामने। खूनी दरवाजा बोलते हैं उस जगह को जहां पर मैं मारा था। रानी लक्ष्मीबाई भी जो है फ्रेंड्स 1858 के अंदर में मारी गई, ठीक है। और सर ह्यू रोज जो थे, ह्यू रोज, ये याद रखना है आप लोगों ने, उनसे लड़ाई हो रही थी। सर ह्यू रोज या जनरल ह्यू रोज जो थे, उन्होंने ही रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि ये अकेली पुरुष थी इतने सारे विद्रोहियों के बीच में। कैंपबेल जो था फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, बरेली के अंदर में खान बहादुर खान के विद्रोह को दबा दिया था। रानी अवंतीबाई लोधी जो थी वो लड़ते लड़ते खेरी नाम की एक जगह है वहां पहुंच गई थी, मध्य प्रदेश में खेरी नाम की जगह है, वहां तक पहुंच गई थी। लेकिन फ्रेंड्स जब चारों तरफ से अंग्रेजों से घिर गई तो उसने लड़ते लड़ते मरना पसंद किया, लेकिन सरेंडर नहीं किया अंग्रेजों के सामने। 21 मार्च 1858 को जनरल कैंपबेल ने लखनऊ को भी जीत लिया था। तो जनरल कैंपबेल, याद रखना है आप लोगों ने, कानपुर को देखो, कैंपबेल जो थे ना, इनका याद रखना आप लोगों ने, कैंप, ठीक है, कैंपबेल, कैंपबेल, ठीक है, इन्होंने जो है आप लोगों को याद रखना है, कानपुर के ऊपर, कानपुर के विद्रोह को दबाया था, लखनऊ के विद्रोह को दबाया था, लखनऊ के, और बरेली के विद्रोह में दबाने में भी मदद की थी। बरेली का जो विद्रोह था उसको दबाने में भी मदद की थी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, बरेली के विद्रोह को। तो कैंपबेल, कानपुर, लखनऊ, बरेली, ठीक है। बेगम हजरत महल और नाना साहेब जो है वो नेपाल भाग गए थे, दोनों के दोनों, और फिर वापस कभी नहीं आए। बेगम हजरत महल अपने साथ में अपने बच्चे बिरजिश कादर को भी लेके चली गई थी। मनीराम दीवान जो था असम का, दीवान मनीराम, उनका क्या हुआ, ठीक है, मनीराम दीवान, ठीक है। बस यही तो तुम्हारी ओम प्रकाश, यही तुम्हारी जो है गलत फहमी है कि सर आप जरूर इंग्लिश मीडियम से पढ़े। तुमको नहीं पता कि 10वीं कक्षा तक जो है मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, ठीक है, पूरा प्योर हिंदी। बस तुम में और मैं और बाकी लोगों के अंदर में फर्क यही रह जाता है कि तुम वहीं पे अटक के रह गए, ठीक है। और क्योंकि कभी कोशिश ही नहीं की, और तुमको ये कमेंट करना था क्योंकि, है ना, इस वजह से यही वाली बात थी, समझे। आया बड़ा। आसाम के मनीराम दीवान को ब्रिटिश विरोधी साजिशों में महारत हासिल थी, और उन्होंने उनको भी जो है फ्रेंड्स क्या किया गया, सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी आसाम के, ठीक है, आसाम के ऊपर में, आसाम के अंदर में, ओके, इसमें तांत्या टोपे जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पर में वो भागते फिरते रहे जंगल के अंदर में, अलग अलग जगह पे गोरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे। लेकिन जो एक नरवार नाम की जगह है, ठीक है, वहां के राजा थे मान सिंह। ये नरवार नाम की जो जगह थी ना, वहां की जो राजागिरी थी वो उनको सिंधिया राज घराने ने दी थी, सिंधिया राज परिवार ने। तो मान सिंह ने जो है धोखे से बुलाया तांत्या टोपे को मिलने के लिए, और मान सिंह ने क्या किया, उनको पकड़वा दिया, ठीक है, गद्दारी की, दोस्त दोस्त ना रहा, तो मान सिंह ने पकड़वा दिया, और तात्या टोपे को जो है फाइनली 18 अप्रैल 1859 को जो है फ्रेंड्स फांसी दे दी गई। इस तरह से जो है पूरी तरह अंग्रेजों ने जो आपका भारत था उसके ऊपर में वापस से कब्जा कर लिया, पूरे के पूरे विद्रोह को जो है यहाँ पर में, ठीक है, उन्होंने दबा दिया। 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावत हिंद भारतीय पुस्तक किसने लिखी थी, असबाब बगावत हिंद, ठीक है। मेहताब ऐसा हो ही नहीं सकता है। और देखिए अनन्या ऐसा नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर में देखो 500 प्लस बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, और हर किसी को लग रहा है कि उसका सिर्फ उसको उसका कमेंट दिख रहा है, तो उसको लग रहा है कि उसी का कमेंट दिख रहा है, बाकी यहाँ पर में इतना स्पीड में कमेंट ऊपर में जा रहे हैं, ठीक है। तो जो दिख रहा है बस वही कर रहे हैं यहाँ पर में। आप मेन चीज जो है वो यहाँ पर में कीजिए। और एक दो लोग रहते हैं यहाँ पर में, ये जैसे ये ओम प्रकाश वगैरह टाइप के जो लोग रहते हैं, जो फालतू के कमेंट्स करके इधर उधर डिस्टर्ब करते रहते लोगों को, ओके, या इधर उधर की बात है। तो उन लोगों का वजह से जो है ना क्या होता है कि पूरा लोगों को लगता है कि सब लोगों का पढ़ रहे करके, एक आध आ जाता है, उनको डांट के चुप कराना पड़ता है, या और अभी मैं उनके ऊपर मैं एक्शन लूंगा भी, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली जो है क्लास डिस्टर्ब करता है, उसको उसके ऊपर मैं भी क्लास के बाद में एक्शन लिया भी जाएगा, डोंट वरी। आप लोग अभी इधर में आ जाइए, आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। ऐसा करते नहीं तो अभी इसको इसको बंद कर देता हूँ मैं, अभी 17-18 स्लाइड बची है, एक काम करते हैं इसको रहने देते हैं, अभी आप लोगों के कमेंट्स ही ले लेते हैं ना, काम करते हैं, चलो, ठीक है।
सर मुझे किसी का कमेंट नहीं दिखता गुड़िया, नहीं दिखेगा क्योंकि बाकी लोगों के कमेंट जो है मैंने मतलब इधर में रखे। और बताओ, करो आप ही लोग करो, छोड़ दो उसको, इधर ही करते हैं ना अपन, मस्त है कि छोड़ दे, उसमें क्या रखा है यार, उससे थोड़ी होगा, आपको तो कमेंट से, पेपर तो कमेंट से निकलेगा। हम्म? बताओ। और ये जो फालतू के लोग अभी कमेंट करें, अभी जो कमेंट करेंगे नहीं सर, ठीक है पढ़ा दीजिए, ये गुड़िया अभी कमेंट करिए सर पढ़ा दीजिए, ये खुद ही खुद जो है वो दूसरे समय में अपने सवाल पूछती है और शांत हो जाती है। एक एक बच्चा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर में कोई भी ये जो है यहाँ पर में वो नहीं है, ठीक है सब, एक बच्चा पूछता है, एक बच्चा स्टार्ट करता है, उसका करने के बाद में वो अपना चुपचाप से पढ़ने लगता है, फिर बाकी लोग स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए जूही कुमारी बोल रही है कि सर उनको जाने दीजिए प्लीज इग्नोर, और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा सकता हूँ, जूही कुमारी ने लिखा था कि सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते करके। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावत हिंद भारतीय भाषा में किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके कारण सफल हो जाने के कारण, असफल हो जाने के तो कई सारे कारण थे। एक था कि भाई कोई एक लीडर जो है यहाँ पर में नहीं था जो पूरी तरह से लीडरशिप कर सके। आपने बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दो जो थे, ठीक है बहादुर शाह जफर बोलो या बहादुर शाह दो बोलो, उन्होंने उनको लीडर बनाया, लेकिन वो उनके पास में कोई पावर नहीं थी, उनके पास में कोई सेना नहीं थी, वो केवल नाम के राजा थे, नाम के बादशाह थे। ठीक है, इंडियन रूलर्स जो है ना तो वो रिवोल्ट को अच्छे से वो प्रेडिक्ट कर पाए कि फ्यूचर में क्या होगा, ना ही उनके पास में कोई रणनीति थी कि अगर ब्रिटिशर्स को हरा भी दिया जाए तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो कोई प्लानिंग ही नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, जो केवल नॉर्थ इंडिया जो था, उत्तर भारत जो था, केवल वही इससे इससे प्रभावित हुआ। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, मतलब दक्षिण भारत और पूर्वी भारत जो है, ठीक है वो तो उसमें तो कोई बगा कुछ हुआ ही नहीं उधर साइड में, हल्का फुल्का ही आप लोगों को विद्रोह देखने के लिए मिला, बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं। केवल और केवल नॉर्थ इंडिया जो था वहीं पर ये बगावत मेनली हो रही थी। नॉर्थ इंडिया में पूरा भारत अगर एक साथ खड़ा होता तो अंग्रेजों को भागना पड़ता। एजुकेटेड इंडियंस और जो मिडिल क्लास लोग थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, एजुकेटेड इंडियंस जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें। उनका मानना था कि अंग्रेजों के आने के वजह से ही, ठीक है अंग्रेजों के आने की वजह से ही भारत के अंदर में कुछ तरक्की हो रही है, अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हम लोग वापस से फिर से वही जो है जाहिलियत के अंदर में चले जाएंगे, ऐसा मानना था। और मैं आपको लिटरली बताऊं, जो ज्योतिराव फुले थे, कितने लोग जानते हैं ज्योतिराव फुले को? महात्मा ज्योतिराव फुले जिन्होंने गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी है, ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला समर्थन किया था कि जो लोग नेशनलिज्म करते हैं ना, जो लोग राष्ट्रवाद करते हैं, एक्चुअल में वो लोग देश विरोधी लोग हैं, क्योंकि अंग्रेजों के वजह से ही जो दबे कुचले लोग हैं उनको थोड़े बहुत अधिकार मिल पा रहे हैं। अगर अंग्रेज भारत से चले गए, ठीक है तो इन लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे और हम लोग वापस से, ठीक है सत्यशोधक समाज की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक लिखी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, कास्तकार का चाबुक नाम की पुस्तक लिखी थी उन्होंने, कास्तकारांचा असूड, मराठी भाषा में उसका कास्तकारांचा असूड बोलते हैं, और हिंदी में हम उसको बोलेंगे कास्तकार या किसान का चाबुक, वो पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी। तो उनका मानना था कि भाई अंग्रेजों का जो रहना जो है वो बहुत जरूरी है यहाँ पर में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाकी जो है फ्रेंड्स, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स था, ठीक है वो ज्यादा ज्यादा इलाकों में फैला नहीं। इसके अलावा जो सिख थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। कई सारे और भी थे, जैसे ग्वालियर था, सिंधिया राजघराना वहां का, हैदराबाद का निजाम, इंदौर के होलकर, उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, अंग्रेजों का साथ दिया, काफी सारे जो लोग थे भारतीय राजे रजवाड़े थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ना कि भारतीय विद्रोहियों का। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखोगे कि जो लैंडलॉर्ड थे, मनी लेंडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उन लोगों के अंदर में यहाँ पर में पूरे के पूरे सोसाइटी का पार्टिसिपेशन नहीं था। एक चीज आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोगों से कहा था कि एक चीज आप लोग ऑब्जर्व करना, रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ी? नो ऑफेंस फॉर हर, ठीक है, विथ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है,
अगर कभी भी अगर आप लोगों को मान लीजिए आप लोग मेंस वगैरह के अंदर में कभी आगे जाकर कोई एग्जाम देते हो, आप लिखने वाली रिटर्न वाली, उसमें आपको क्रिटिकल एनालिसिस बोला जाए तो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अपनी झांसी के लिए मतलब पर्सनल रीजन था, पहले उन्होंने जो है बहुत सारी कोशिश की कि मिल जाए करके। नाना साहब क्यों लड़े? पेंशन के लिए, पेंशन चाहिए करके, अपने पैसे चाहिए, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। बाबू कुंवर सिंह, जमींदारी चली गई थी, जमींदारी अंग्रेजों से साथ में बहुत सारी उन्होंने की यहाँ पर में, ठीक है। बहादुर शाह जफर पेंशन ले रहे थे, मस्त पैकी अपनी जिंदगी जी रहे थे, उनको भी लगाऊंगा कहीं ना कहीं कि भाई यार वापस से हो सकता है कि रियासत मिल जाए। वो बात अलग है कि उन्होंने बाद में जब उनके ऊपर में मुकदमा चलाया जा रहा था तब उन्होंने कहा था कि मुझ में अब हिंदुस्तान के ऊपर में शासन करने की कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई। तो मुझ में हिंदुस्तान के ऊपर में शासन करने की कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई, वो बाद में उन्होंने बोला, ठीक है, जब उन पर मुकदमा चला जा रहा था तब। पहले तो यही था ना कि भाई सारी चीजें मिल जाए करके। तो मैक्सिमम जो लोग थे फ्रेंड्स उनके अंदर में यही था कि अपना अपना जो है ये चीज थी। तो अंग्रेजों ने ये विद्रोह बड़ी आसानी से दबा दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाते समय, ठीक है, काफी सारे कानून पास किए। मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे बड़ा कानून जो पास किया था अंग्रेजों ने, ठीक है, वो था 1858 का कानून, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस कानून के तहत जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने ये याद रखना है, ये बोला गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इससे सारे अधिकार ले लिए जा रहे हैं और ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश प्रशासन है, उसको ये अधिकार दे दिए जाते हैं। ब्रिटेन के प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके इन्होंने पूरे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। ब्रिटिश क्राउन ने, मतलब अंग्रेजी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया पूरा कानून, पूरा का पूरा पावर, ठीक है। जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक है, उस पोस्ट का नाम बदल के कर दिया गया वायसराय। और ये जो पूरा घोषणा पत्र था, ये किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया अलाहाबाद के अंदर में 1 नवंबर 1858 को। अलाहाबाद में क्यों पढ़ के सुनाया उन्होंने? भाई राजधानी तो कलकत्ता थी, अलाहाबाद में क्यों पढ़ा उन्होंने, बता सकते आप लोग? ब्रिटिश क्राउन मतलब जो भी राजा हो, रानी हो, ठीक है, ब्रिटेन का, उसके हाथ में रहेगा, इसी वजह से क्राउन बोला गया। क्राउन मतलब शासन होता है, सत्ता, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में क्यों पढ़ा? क्योंकि इलाहाबाद जो है वो हेडक्वार्टर था, वॉर हेडक्वार्टर था। तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने ये पढ़कर सुनाया। इसको जो है फ्रेंड्स भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से खत्म करके ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में पावर ले लिया, ठीक है। अब जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसका नाम बदलकर कर दिया गया वायसराय। गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि होता था। वायसराय जो है डायरेक्टली क्राउन का प्रतिनिधि रहेगा, मतलब जो भी शासन रहेगा ब्रिटेन के अंदर में उसका प्रतिनिधि रहेगा भारत के अंदर में। आखिरी गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग, वही वायसराय बन गए, पहले वायसराय बन गए भारत के। मतलब वही व्यक्ति था, सिर्फ नाम चेंज हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह पे वायसराय ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ब्रिटिश क्राउन ने सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। तो पावर जो है वो कैसे, ठीक है, कब किया था सर? ईयर्स 1858, 1858 में भाई। 1858 के कानून के तहत 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा की थी उन्होंने। अब पावर जो है ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। मतलब आपको पता ही है कि ब्रिटेन के अंदर में क्या है, राजा रानी केवल नाम का राजा या रानी होता है, असली पावर वहां की पार्लियामेंट और वहां की सरकार के हाथ में होता है। तो ब्रिटेन की कैबिनेट या मंत्रिमंडल का, ब्रिटिश कैबिनेट का, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का एक मंत्री, ठीक है, एक मंत्री, उसको भारत के मामले का मंत्री बना दिया जाएगा। भारत का मंत्रालय उसके हाथ में दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसको नाम दिया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के मामलों का सचिव या भारत के राज्य का सचिव, ठीक है। उसके भारत के मामलों का मंत्री बोला जाएगा। जिसकी भी सरकार रहेगी ब्रिटेन में, वो अपने मंत्रालय के अंदर में, मंत्रिमंडल के अंदर में एक ऐसा मंत्री रखेगा जिसकी जिम्मेदारी भारत के प्रति रहेगी। वो भारत के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है, भारत को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। तो मंत्रिमंडल में कोई एक मंत्री भारत का मंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि अब ब्रिटेन की सरकार की जिम्मेदारी है भारत को, ठीक है, भारत को चलाना। तो शालू जी बिल्कुल यहाँ पर मैं ब्रिटिश कैबिनेट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना दिया, ये याद रखना है आप लोगों ने, नई पोस्ट बना दी गई यहाँ पर में, ठीक है। और इसकी इसकी मदद करने के लिए एक 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल बनाई गई जो इसकी मदद करेंगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की। कितने मेंबर्स रहेंगे? 15 मेंबर्स रहेंगे इसमें। और इनका खर्चा कौन उठाएगा? भारत।
भारत के खजाने से इनका पैसा दिया जाएगा। मतलब ये तुम्हारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ब्रिटेन की सरकार का, ब्रिटेन के सरकार में कोई मंत्री, लंदन के अंदर में इंडियन काउंसिल स्टैब्लिश की गई जिसमें 15 सदस्य रहेंगे, और इन सब का खर्चा कौन उठाएगा? भारत। भारत से पैसा भेजा जाएगा इन लोगों का, ठीक है, भारत से पैसा भेजा जाएगा इनका। ये वाली बात यहाँ पर में की गई थी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स और क्या चेंजेस हुए? रूलिंग जो थे अलग अलग चीफ, उनको बोला गया कि भाई देखो हमसे भूल हो गई, हमको माफी दे दो। मतलब कि जो वो लोग अनेक्स कर रहे थे ना, लॉर्ड डलहौजी ने एक लेकर आया था आप लोगों का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, व्यापगत का सिद्धांत, चूक की नीति, जो भी अलग अलग नाम से आप लोग जानते हो, हड़प लिया जाता था, ठीक है। तो उनको ये बोला गया कि हम आपके टेरिटरी को अब कभी भी हड़पेंगे नहीं, ठीक है। बस आपको एक ही चीज रखनी है कि आप ब्रिटिश क्राउन के सबऑर्डिनेट हो, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब आप हमारे नीचे में हो, आप क्या हो, आपको आश्वासन दिया जाता है कि आपके क्षेत्र को भविष्य में कभी भी हड़पा नहीं जाएगा, कभी भी नष्ट नहीं किया जाएगा। बस आपको ये स्वीकार करना है कि आप ब्रिटिश राज के अधीनस्थ हो और उनके नीचे में, उनकी छत्र छाया में राज चला रहे हो। बस इतना एक्सेप्ट कर लो, आपको कर दिया जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि राजा रानियों को उनके केवल असली वारिस जो उनका खुद का बेटा होता था उसी को जो है राज करने का अधिकार दिया गया था, बेटी को नहीं, बेटे को ही। अब यहां पर मैं बोला गया भाई तुम्हारी मर्जी यार, तुमको तुम्हारी मर्जी होती खुद का बच्चा कर लो तुम, ठीक है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी होती किसी को गोद ले लो तुम, ठीक है, तुम्हारी मर्जी होती किसी और को राज्य दे दो तुम, तुम्हारी मर्जी, हम उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक है। तो अपना सक्सेसर, अपना हायर, अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार उनको दे दिया गया। मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स खत्म। 1848 के अंदर में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी लेकर आया था, ठीक है। 1858 के अंदर में इसको खत्म कर दिया फ्रेंड्स, किसने? ठीक है, आपके लॉर्ड कैनिंग ने इसको खत्म कर दिया। ये याद रखना आप लोगों ने। बस इतना मानना है कि जो भी तुम्हारा हायर रहेगा, जो भी तुम्हारा सक्सेसर या उत्तराधिकारी रहेगा, बस उसको एक बात जाके समझा देना अच्छे से कि तुम्हारा ब्रिटिश क्वीन या जो ब्रिटेन का जो किंग रहेगा या क्वीन रहेंगी या ब्रिटिश क्राउन जो रहेगा, उसको अपना पैरामाउंट मानना है, मतलब कि अपना सर्वोच्च मानना है, ठीक है, कि भाई ये हमारा बॉस है करके। बस इतना मान लो, बाकी तुमको जिसको बनाना है उसको बना लो। मतलब देखो ये क्या चाहते थे, बस अपनी अपनी प्रभुत्व सत्ता चाहते थे। ये चाहते थे कि हमको अपना बॉस मानो करके, ब्रिटिश क्राउन को सबऑर्डिनेट तुम काम कर रहे हो, इतना बोल दो, मान लो, तुमको चलाने देंगे। जो भी तुम जिस सक्सेसर बनाना है बना दो, बस उसको ये बोल देना कि ब्रिटिश पैरामाउंट, मतलब कि ब्रिटिश की जो राजा या रानी रहेंगी उसके अधीन रहकर काम करना है, ये बताना है तुमने उसको, ये शपथ लेनी पड़ेगी। पील कमीशन बुलाया गया, ठीक है, मिस्टर पील नाम के एक व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में एक पील कमीशन बिठाया गया। पील कमीशन का काम था जो आर्मी है उसको रीऑर्गेनाइज करना, क्योंकि आपको पता है कि विद्रोह में सबसे ज्यादा हाथ किसका था? विद्रोह में सबसे ज्यादा हाथ था सैनिकों का। 1857 के पहले, 1857 के पहले की बात है, ठीक है, जो रेशो हुआ करता था फ्रेंड्स भारतीय सैनिकों का और यूरोपियन सैनिक का, वो 5:1 था। मतलब कि इंडियन सैनिक अगर 5 है तो यूरोपियन सैनिक 1 रहेगा उसके ऊपर में। मतलब हर एक यूरोपियन सैनिक पे 5 इंडियन सैनिक थे। कितना भारी भरकम नंबर था, हम कितना आसानी से हरा सकते थे अंग्रेजों को। लेकिन 1857 के बाद में, ठीक है, जो पील कमीशन था उसने सिफारिश की कि भाई नहीं, अब चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वापस से अगर कभी रिवोल्ट हुआ तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो रिवोल्ट के बाद में जो है फ्रेंड्स, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। जो बंगाल का इलाका रहेगा, ठीक है, बंगाल का इलाका, वहां पर में मैक्सिमम इंडियन और यूरोपियन लोगों का जो रेशो रहेगा वो 2:1 रह सकता है मैक्सिमम। मतलब भारतीय जो लोग है, ठीक है, और यूरोपियन लोगों की जो संख्या है उसमें केवल डबल का अंतर रह सकता है। तो 2:1 रेशो रहना चाहिए। और वही अगर मैं बात करूं आप लोगों का बाकी, जैसे बॉम्बे प्रांत के अंदर में, ठीक है, बॉम्बे में या फिर मद्रास में, वहां पर में तो आपको पता ही है कि इतना ज्यादा विद्रोह हुआ नहीं था। तो वहां पर में इंडियन और यूरोपियन लोगों का जो रेशो था वो 3:1 अलाउ किया गया, 3:1। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो बंगाल के अंदर में किया गया, बंगाल और उत्तर भारत के अंदर में 2:1, और बॉम्बे और मद्रास में, ठीक है, 3:1 का रेशो किया गया। ब्रिटिशर्स डर गए थे, बिल्कुल ये बोल सकते हैं हम लोग कि पील कमीशन जो था उसने बोला कि भाई नहीं, 5:1 मतलब वापस से विद्रोह हुआ तो फिर तो हम संभाल नहीं पाएंगे। इस बार तो संभाल लिए कैसे भी, ये लोग एक इकट्ठा नहीं थे, इसी वजह से संभाल लिए, बाद में संभाल नहीं पाएंगे। तो उन लोगों ने इस चीज को क्या किया फ्रेंड्स, ठीक है, बंद कर दिया। ये कहा गया कि गुरखा, सिख और पठान जो है उनको रिक्रूट किया जाएगा, अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया के सैनिकों को रिक्रूट नहीं किया जाएगा।
ये लोग जो है विद्रोह कर देते हैं, तो अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया के लोगों को रिक्रूट नहीं किया जाएगा, गुरखा, सिख और पठान लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, ये बात की गई यहाँ पर में। तो आपको याद रखना है कि अवध, ठीक है, अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत, इनके लोगों को बैन कर दिया। अवध के लोगों को अब रिक्रूट नहीं करेंगे हम सेना में, बिहार के लोगों को भी नहीं करेंगे, मध्य भारत के लोगों को नहीं करेंगे। डर गए आप लोगों से, ठीक है, आप लोग डर गए आप लोगों से कि भाई ये लोग भसड़ मचाते हैं, इन लोगों को मत करो रिक्रूट, ये लोग भसड़ मचाते हैं। तो अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया, इनकी जगह पे सिख जो थे उन लोगों को रिक्रूट किया गया, ठीक है। पठान जो थे, अफगानिस्तान पठान, ठीक है, उधर वाले लोगों को रिक्रूट किया गया। और गोरखा, गोरखा मतलब नेपाल, ठीक है, नेपाली गोरखा, ठीक है, जो गोरखा थे उनको रिक्रूट किया गया। नेपाल गोरखा, कई लोगों को कंफ्यूज होता है नेपाल, उनको रिक्रूट करने की बात की गई। तो सिख, पठान और गोरखा लोगों को रिक्रूट करने की बात की गई, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का लेक्चर था पूरा का पूरा। इसके ऊपर में आप लोगों की जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, इसको आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। बाकी आप लोग कीजिए अच्छे से। बाकी आप लोगों को अभी पीडीएफ जो है फ्रेंड्स जस्ट 10 मिनट के अंदर में मिल जाएंगी, और 15 मिनट के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा आप लोगों का, ठीक है, इसकी टेस्ट वगैरह भी, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग हमारे और लेक्चर्स के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।